था क्लोज ज्वाइन किए तू निकल गए टुक करे साइलेंट एकदम बोलबो ठीक है। तो बात यह है कि समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो भाई भगवान भरोसे, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। वी हैव टू टेक अप अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम लेंगे डायरेक्टली ऑन आर्किमिडीज, ठीक है। तो लास्ट क्लास बायनेंसी हुआ था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लिए थे एंड वी डिराइव्ड इट एज फार एज आई रिकॉल, राइट। एंड हमने वहां पे वाइल्ड लाइक ड्यूरिंग डेरिवेशन कुछ कॉन्सेप्ट लिया था, ठीक है, कि एग्जैक्टली आर्किमिडीज का फॉर्मूला वो आया कैसे, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, बहुत डिटेल्स में मैंने बोला था कि यार घर में वो बुक में पढ़ना, किसी बुक में मिल सकता है नहीं मिल सकता है, पढ़िएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स होता है जहां पे आर्किमिडीज का फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं होता, रादर वो कॉन्सेप्ट यूज होता है, जैसे कि आज का प्रॉब्लम, ठीक है। लास्ट क्लास मैंने दो प्रॉब्लम्स दिए थे, एक बकेट का, राइट, हाँ जी बोलो, कट करके यार। तो जो हम बोल रहे थे कि हाँ, एक वो कोन वाला प्रॉब्लम हुआ था और एक वो बकेट वाला, हाँ, जो कि अननेचुरल लग रहा था, ठीक है, ओमिनस प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो भी है, मेन चीज था कि दोनों में हमने आर्किमिडीज का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया था कहीं ना कहीं, ठीक है। दैट इज, रुक जाओ पूछते हैं, दिस इज अ वेरी गुड इंस्टेंस, और को, ठीक है, आर्किमिडीज में हम लोग पढ़े थे ना, बाइंड फोर्स का फॉर्मूला डिराइव किए थे, क्या होता है सर, बाइंड फोर्स इक्वल्स टू सुंदर, अति सुंदर, ओह, क्या उच्च विचार है तुम्हारे। अरे बाइंड फोर्स का फॉर्मूला, तो तुम ये क्या बोले, तुम फोर्स का जो फॉर्मूला पढ़ा है बोल दे, एफ इक्वल टू डीपी अपॉन डीए, डीपी पी इनटू डीए, और ये पढ़ा ना एम इनटू ए, ठीक है, के एक्स, ठीक है, जी अपॉन इनटू वाई आर स्क्वायर, सब बोल दे इस चैप्टर में, नीचे ले लो अभी ले लो पक्का, ठीक। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला, ये भगवान, और को बेटा ज्वाइन करने से कुछ नहीं होने वाला, पढ़ाई करो खुद से, ठीक है, हाय भगवान। तो वेल वी वोंट वेस्ट मच टाइम। तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला पढ़ते हैं रोवी जी, ठीक है, लेकिन आज को जो प्रॉब्लम लेंगे इट इज नॉट अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दैट फॉर्मूला, रादर आर्किमिडीज के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। तो फिर से बोलता हूँ, जो लोग इनसिंसियर हो भाई, अपना बिहेवियर चेंज करो, बता रहे हैं बहुत दिक्कत होगा जिंदगी में, ठीक है, बिकॉज ये जो 11 का आदत है ना, ये आदत तो तुम्हारे साथ रह जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा वो तो भूल जाओगे दूसरा बार, लेकिन ये जो आदत है ना भागे मारने वाला, इट विल स्टिक विथ यू थ्रू आउट लाइफ। तो फिर कॉलेज में जब मार खाओगे तब चेंज होगा, रैगिंग होगा। ओह। तो अभी जो हम लोग प्रॉब्लम लेंगे उसका जो डिस्कशन होगा इट इज बेस्ड ऑन द डेरिवेशन ऑफ आर्किमिडीज, नॉट द डायरेक्ट फॉर्मूला, इसलिए मैं 12 बोला था भाई पढ़ लो, करो पढ़ गया। तो एनीवेज और क्वेश्चन इज दिस, कुछ लोगों के बैच में मैंने लास्ट क्लास से क्वेश्चन दिया होगा, कुछ लोगों के बैच में नहीं दिया होगा, डोंट वरी, कॉपी करो। तो स्टार्ट, क्वेश्चन ये है, गिव अ एक, हाँ एक बहुत बड़ा कंटेनर है, लेट्स से, ठीक है, लिक्विड है, लिक्विड का डेंसिटी इज नोन टू इट्स रो, यस, एक क्लास सारे सब ऐसे होता है, हाँ फिर से, कहाँ कहाँ लॉस्ट इन दिस प्लेस मतलब, ये लेन एक्चुअली, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात, आदत हो जाएगा तो बिना चिट्ठी में घूम सकते हो, टाउनशिप में घूमने का कोई चांस ही नहीं, सब पैरेलल लाइन से, हाँ कहाँ रहता है तू, वहां से आते हो, ओ मम्मी हाँ बोली थी शिफ्ट, ओके ओके, ओ हाँ अभी आ गया, भाई लोग जॉब करने कहाँ कहाँ जाते हैं, उनको लगा कि भाई पढ़ने भी आता हो। एक स्फीयर, अब इंपॉर्टेंट चीज है, तुमको बताया नहीं हुआ है कि ये यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म, मतलब देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि इसके अंदर कैविटी है, ठीक है, या हो सकता है इट इज मेड ऑफ 2 और 3 मोर मटेरियल्स, ठीक है, बस इसका शेप आपको पता है कि इट्स अ स्फीयर जिसका रेडियस, स्फीयर ऑफ रेडियस r, the radius is known to you, the density of the surrounding liquid is known to you, the density of the material is not known to you,
ये मटेरियल क्या है, एक सिंगल मटेरियल है कि कैविटी है कि नॉन फॉर्म है, क्या है एलॉय है, क्या है, कुछ नहीं पता, ठीक है, इतना आपको नहीं पता। बस इसको बोला कि ऐसा हम लोग लेट से इमर्स किया, ठीक है, इस तरह से मैंने कैसे इमर्स है देख पा रहे हो ना, इसको टॉप सरफेस एग्जैक्टली टॉप सरफेस लिक्विड के साथ कोइंसाइड कर, ठीक है, ओके, पक्का एकदम एकदम मस्त इस तरह से। राइट नाउ इन दिस सिचुएशन तो हमारा सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द फोर्स फ्रॉम लिक्विड, फोर्स फ्रॉम लिक्विड, जो सराउंडिंग लिक्विड है कुछ ना कुछ कांटेक्ट फोर्स देगा, लास्ट क्लास देखिए तो फर्स्ट क्लास से देख रहे हैं फ्लूइड का, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम जब भी कर रहे हैं लिक्विड कांटेक्ट फोर्स देता ही है, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, ठीक है, तो जो भी लिक्विड फोर्स दे रहा है यू हैव टू फाइंड द फोर्स फ्रॉम लिक्विड ऑन द अपर हेमिस्फीयर, ठीक है, अपर हेमिस्फीयर पे निकालना है बस, ओके, मतलब सिर्फ ये ऊपर वाला जो पोर्शन है उस पे लिक्विड कितना फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, you have to find the force from the liquid on the upper hemisphere, ठीक, क्लियर। सेम तरह से यहाँ पे जो अप्रोच होगा सेम तरह से आप लोअर हेमिस्फीयर में भी निकाल सकते हो, ठीक है, तो अप्रोच हमको देखना है, तो ये जो अप्रोच है बार बार मैं बोल रहा हूँ एक ही बात, इट्स बेस्ड ऑन द डेरिवेशन ऑफ आर्किमिडीज, नॉट ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल फाइनल इक्वेशन ना, कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड। तो स्कूल में नहीं देंगे, डोंट वरी, लास्ट क्लास जो प्रॉब्लम्स दिए थे वो स्कूल टाइप थे, वो बकेट वाला कोन वाला, ये थोड़ा हटके है, इजी है, लेकिन इट डज नॉट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ इंटीग्रेशन, इजी है, इन कंसेप्चुअल है काफी, ठीक है, तो लेट्स बिगिन। कॉपी कर लो क्वेश्चन थोड़ा, पर कोई किसी के कॉपी में अगर नहीं है तो किसी बैच में मैंने ऑलरेडी दिया होगा, बोलो तो चिल है, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्रॉस क्वेश्चन कर लेते हैं। शशांक, फोर्स फ्रॉम लिक्विड जो भी होता है वो हर जगह नॉर्मल क्यों होना चाहिए, टेंजेंशियल हो तो क्या प्रॉब्लम होगा? नहीं सोच रहा, ठीक, ठीक है, अब नेक्स्ट, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फोर्स फ्रॉम लिक्विड ऑन द अपर हेमिस्फीयर के लिए एक फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा एक आइडिया हो जाए। तो आइडिया ये रहता है कि सर अगर अपर हाफ पे कॉन्टैक्ट फोर्सेस चारों तरफ काम करेंगे, लेकिन अगर अपर हाफ पे मैं सिर्फ फोर्सेस ड्रॉ करूं तो हाउ डज फोर्सेस लुक लाइक, सपोज फोर्सेस यहाँ पे ऐसे, हर जगह आपको कैसे ड्रॉ कर रहा है, लोकली नॉर्मल, ठीक है, लिक्विड फोर्स हमेशा नॉर्मल हो सकता है ऐसे, ऐसे छोटे एकदम वैनिश करके, ये होगा ही नहीं ऑलमोस्ट। फोर्स वेक्टर्स ड्रॉ करने का तरीका समझ पा रहे हो कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ऑल द वेक्टर्स आर बीइंग ड्रॉन रेडियल डायरेक्शन, रेडियली होने चाहिए ताकि नॉर्मल टू द सरफेस रहे, लेकिन जितना नीचे जाओगे तो फोर्सेस विल बी लार्जर इन मैग्नीट्यूड, यस, ठीक है, दोनों तरफ सिमेट्रिक होगा थोड़ा, जो भी है मान लो, भावना को समझो, ठीक है, सो ये फोर्सेस ऑन द अपर हेमिस्फीयर, नीचे में जाओगे तो नीचे में फोर्स होंगे नॉर्मल, लेकिन वो और बड़ा बड़ा होंगे क्योंकि नीचे में प्रेशर और ज्यादा है, ठीक है, क्लियर इतना बात। तो हमको क्या करना है इन सब का, हाँ बोलो क्या, लास्ट फोर्स मैंने यही टैग तो, हाँ, ठीक है, ये जो फोर्स होगा एकदम लास्ट में जो डायमीटर पे पूरा काम करेगा वो सॉर्ट ऑफ कैंसिल हो जाएगा, राइट, ठीक है। अब बात है इन सब फोर्सेस का नेट समेशन जब करोगे, हमको तो वही पूछा ना, फोर्स फ्रॉम लिक्विड ऑन द अपर हेमिस्फीयर, पर इन सब का समेशन इस प्रॉब्लम में, इस प्रॉब्लम इन सब का समेशन करोगे तो किधर आना चाहिए नेट समेशन, वर्टिकली डाउन, ठीक है, मैं एफ यू लिखता हूँ, फोर्स ऑन द अपर हेमिस्फीयर, ठीक है, ये कैसे दिख रहा है, ये तो सिमेट्री से समझ में आ रहा है ना, इतने दिन में आपको आइडिया हो चुका है, वेक्टर्स अगर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक दिस तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या करेगा, कैंसिल, वर्टिकल कंपोनेंट लेकिन सबके ऐड अप करेंगे, तो आई होप बाय वेक्टर एडिशन इतना क्लियर है कि इन सबका वेक्टर समेशन किधर आएगा, नीचे, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, किसका वैल्यू निकालना, केएफयू का एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, वो नेट वैल्यू चाहिए। अब एक तरीका हो सकता है कि आप एक एक फोर्स के लिए एक्सप्रेशन लिख के इंटीग्रेट करो, वो पॉसिबल, मैंने वो बहुत डिफिकल्ट, पॉसिबल है बट डिफिकल्ट हम लोग के लिए इस लेवल पे, हालत खराब हो जाए, ठीक है, तो हम लोग वो नहीं करेंगे ऑब्वियसली, विल बी यूजिंग सम ट्रिक, ठीक है, सम लॉजिक, आर्किमिडीज का लॉजिक यूज करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे डायरेक्टली बाइंड फोर्स क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर एक्चुअली नीचे वाले हेमिस्फीयर पे भी फोर्सेस लेते, उस लेट से नीचे वाले हेमिस्फीयर में फोर्सेस फिर कैसे होंगे, उन लोगों का नेट समेशन करके किधर आएगा, ऊपर, लेट से उसको मैंने बोला एफ एल लोअर हेमिस्फीयर, एफ एल एंड एफ यू का जो नेट होता माने एफ एल माइनस एफ यू, दैट वुड एक्चुअली बी द बाइंड फोर्स नेट। क्लास कोन वाला एक प्रॉब्लम था वो इसी तरह का तो था, एक फोर्स याद करना, कर्व्ड सरफेस में मैंने बोला था निकालो,
ठीक है, और फिर नीचे में हम लोगों ने इजीली लिखा था वो नेट करके ही बाइंड फोर्स लिखा, ठीक है। तो लास्ट क्लास का प्रॉब्लम अगर फॉलो के घर में रिवाइज किया तो यू विल बी एबल टू लाइक अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि हो क्या रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो ऐसे ही होना चाहिए, हर क्लास रेगुलर पढ़ के आया करो, ठीक है, ये रिक्वेस्ट नहीं है, एडवाइस है, तो डूब जाओगे। तो हाउ वुड आई कैलकुलेट एफ यू, तो मैं थोड़ा बेसिक से ले लेता हूँ ताकि जो लोग पढ़ाई वढ़ाई करके आते हैं उन लोग के लिए थोड़ा अच्छे से रिवीजन हो जाए, और बाकी लोग तो सर की बोली लिखीस नहीं, लिखीस नहीं। मैं क्या बोलूं, मतलब चश्मा है तब भी नहीं देखे, अब क्या बताऊं। मैं अभी बोल क्लासेस चल रहे हैं लेकिन कुछ कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट चीज तो वो तो मैं ग्रुप में ही बताऊंगा, देख लिया करो, देखे हो इग्नोर मारो। हाँ तो स्टार्ट करते हैं, क्या आइडिया है। हम बोलते सर ये जो एफ यू है, ठीक है, ये इनफैक्ट जो अभी लिखने वाला ये लास्ट क्लास एग्जैक्टली थ्योरी में लिखा था, थोड़ा एक बार फॉलो कर लो, देखो कुछ लोग याद आ जाएगा। सर ये है फोर्स फ्रॉम द लिक्विड, तो कॉन्सेप्ट है कि सर आउट ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स किसी एक वेक्टर को अगर मैं डीएफएल लिखता हूं, मैंने फोर्स फ्रॉम लिक्विड एलिमेंट्री फोर्स, एक्चुअली उसको लिखने का तरीका क्या होता है, लोकल प्रेशर इनटू डीए, याद है ना, एक छोटा सा एरिया लोगे, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डीएफएल, बहुत सारे एफएल डीएफएल वेक्टर्स है, इन सबको ऐड करोगे मतलब इंटीग्रेट करोगे तो नेट फोर्स मिलेगा। लेकिन फोर्स कैन ऑलवेज बी रिटन एज P इंटू डीए। ये हो गया मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर के लिए हमने लास्ट क्लास में बोला था एन कैप ले सकते हो, ठीक है, एन कैप भी वेरिएबल है, ठीक है। फिर बोला था तो चचा बाइंड फोर्स पीडीए नहीं होता, जस्ट कांटेक्ट फोर्स प्रेशर फोर्स इज पीडीए, ठीक है। फॉर्मूला रट्टा मत बात करो, फील करो कि कहां से क्या है, ठीक, पढ़ाई करो आगे। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ था अलग से, अगर पी नॉट नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इग्नोर मारा है, तो सिंपली रो जी एच या रो जी वाई बोले थे, फ्री सरफेस डेप्थ इंटू डीए इंटू एन कैप। आर्किमिडीज में इतना कुछ किया था, हाँ, तो आर्किमिडीज ने बोला था कि भाई मेरा रोजी कांस्टेंट है तो बाहर चला जाएगा नहीं। आर्किमिडीज ने मेन कॉन्सेप्ट क्या बोला था जो कि लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि सर ये जो भी फोर्स आ रहा है, आज को भी जो एक्सप्रेशन में आ रहा है फोर्स, ये बाइंड फोर्स तो नहीं है, इट्स जस्ट अ फोर्स ऑन द अपर सरफेस, लेकिन लिक्विड का फोर्स, ठीक है। तो हम लोग एक चीज नोटिस करें कि लिक्विड जो ये नेट फोर्स एक्सर्ट करेगा, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, सृजिता तू बोलो तो, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, हाँ, लास्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बहुत है कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो आता है इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ, हमको सुनाई किसका मटेरियल, हाँ, सॉलिड मटेरियल, वो जो सॉलिड मटेरियल, ओके। सो मेन चीज है यहाँ पे कहीं भी डेंसिटी ऑफ सॉलिड नहीं आ रहा, कहीं मास ऑफ सॉलिड भी नहीं आ रहा, इस एक्सप्रेशन में यू आर ओनली गेटिंग डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड रो, जी कांस्टेंट, वाई, वाई एंड डी है, अच्छा ये भी बताया था, वाई इंटू डी है डायमेंशनली क्या होगा, वॉल्यूम, ठीक है, डायमेंशनली स्पीकिंग। एन कैप तो भाई वो डायरेक्शन शो करता है, ठीक है, कहीं पे भी सॉलिड मटेरियल के बारे में कुछ नहीं आ रहा। तो लास्ट क्लास हमने यही सब डेरिवेशन में बोला था, आर्किमिडीज ने भी यही रियलाइज किया कि भाई जब भी फोर्सेस फ्रॉम लिक्विड लिख रहे हो ना, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ सॉलिड मटेरियल, ठीक है। अब वहां पे अब मैं पूरे डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा लास्ट क्लास की तरह, बस मैं फाइनल चीज बताता हूँ। तो आर्किमिडीज ने क्या बोला, ये जो कॉन्सेप्ट है कि द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ सॉलिड मटेरियल, इसका कंक्लूजन क्या, व्हाट इज हिज लाइक मास्टर स्ट्रोक, उसने बोला ये बात, हाँ बोलो, बाय द टाइम कॉपी करता हूँ, हाँ बोलो। इनके यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, सब जगह वेरी कोड में लास्ट क्लास बोल रही हूँ ना, पीडीए मैग्नीट्यूड लिख ली, ठीक है। लास्ट क्लास हमने क्या आइडिया दिया था, हमने बोला था कि सर वो वॉल्यूम जो है ना, वो वॉल्यूम को आप रखो, यू रिटेन दैट वॉल्यूम, हाँ, बट यू मैजिकली समहाउ इमेजिन करो कि आपने क्या किया, वो जो भी सॉलिड था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म उसको आपने हटा दिया, यू हैव रिमूव्ड इट, यू हैव रिमूव्ड द सॉलिड एंड यू हैव रिप्लेस्ड दैट रीजन विद द लिक्विड इटसेल्फ, सराउंडिंग लिक्विड जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसी लिक्विड से तुमने इसको फिल अप कर दिया, ठीक है, ओके। ये लॉजिक देने के बाद आर्किमिडीज ने क्या बोला, ये लॉजिक देने के बाद बोला कि सर मैं अगर शेप नहीं बदल रहा तो उस पे अभी भी फ्री बॉडी डायग्राम क्या रहेगा, सेम, मतलब उस पोर्शन पे, मतलब बेसिकली मैं बोल सकता हूं इस पोर्शन पे,
इस इमेजिनरी हेमिस्फेरिकल, ओह माय गुडनेस, ये बीच में आंखें से गोली मारे होते हैं। ओके, तो इस अपर हेमिस्फीयर किसका, इस लिक्विड पोर्शन का, उस पे भी अभी भी फोर्स क्या होगा, Fu। जो सॉलिड के अपर हेमिस्फीयर में फोर्स है, इसमें भी फोर्स क्या होगा, Fu। गिवन दैट क्या क्या कंडीशंस, गिवन दैट बाहर में लिक्विड सेम रहे एंड ज्योमेट्री सेम रहे। वाई डी इनका, ये लोग किस चीज के अकाउंट में लेते हैं, ज्योमेट्री को। तो अगर तुम सेम रेडियस का वैसे एक स्फीयर इमेजिन करते हो लिक्विड का ही, लेकिन लिक्विड में ही, इन अदर वर्ड्स मैं बार बार बोल रहा हूं, आप उस रीजन से सॉलिड को निकाल के वहां पे लिक्विड फिलअप कर देना, इमेजिनरी प्रोसेस, ठीक है। तो उस पार्ट पे भी Fu क्या रहेगा, अनचेंज्ड, ठीक है। तो हमने बोला था, आर्किमिडीज ने बोला था कि अपनी एटर जो ना कैलकुलेशंस करो ना, इसके लिए कैलकुलेशंस मत करो, कैलकुलेशंस इस सेटअप के लिए करो। इस सेटअप के लिए कैलकुलेशंस करना इजी हमेशा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही तुम अंदर एंड बाहर एक सेम लिक्विड रख देते हो, दिस बिकम्स होमोजेनियस, एंड होमोजेनियस लिक्विड इज ऑलवेज एट रेस्ट। ये तो सिंक फ्लोट कुछ भी कर सकता था, मे बी इक्विलिब्रियम पे रहे, हमको नहीं पता, लेकिन ये सिस्टम हमेशा क्या रहेगा, एट रेस्ट, ठीक है। मतलब नेट फोर्स किसी पोर्शन पे हमेशा क्या होगा, जीरो, किसी भी पोर्शन पे, ठीक। तो यहां से आपको अच्छे अच्छे आंसर्स मिल सकते हैं, जबकि इस केस में कुछ बता ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो आर्किमिडीज का लास्ट क्लास ये डेरिवेशन का अप्रोच था, और भी डिटेल्स में हमने बहुत कुछ बात किया था, मैंने तीन तीन एग्जांपल दिया था, वुड, गोल्ड, कॉपर, ठीक है, बहुत कुछ एल्यूमिनियम ये सब बोल रहा था, हाँ बहुत कुछ बोल रहा था। मेन चीज आपको ये बताना चाह रहा है कि ये प्रॉब्लम उस अतर के वो लॉजिक के ऊपर बेस्ड, कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। हम दिखा देते कैसे कैलकुलेशन करना है। तो इस अप्रोच में ये चीज समझो, इस चीज को फील करो कि इस तरह के प्रॉब्लम्स में क्या होता है ना, आप ओरिजिनल प्रॉब्लम से हट के ये एक्चुअली क्रिएट अ न्यू सेटअप ऑल टुगेदर। ये प्रॉब्लम को अप्रोच करने का तरीका ये है। नॉर्मली हम लोग प्रॉब्लम्स में क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम है उसी में रह जाते हैं, कौन का प्रॉब्लम है तो कौन में ही रहे। ये प्रॉब्लम के लिए हम लोग ओरिजिनल प्रॉब्लम को बदल दे रहे हैं, सॉर्ट ऑफ वी आर क्रिएटिंग अ न्यू सेटअप, और इसी सेटअप को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी सेटअप को डिस्कस करते 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 अगर मैं एफयू निकाल लिया समझो, वही मेरा आंसर होगा, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉब्लम में भी एफयू क्या होगा, सेम। इस लॉजिक से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने लास्ट क्लास बोला था बार बार कि घर में रिपीट करना इस चीज को, इट्स नॉट दैट सिंपल, ठीक है। लेकिन शशांक को टाइम नहीं मिला पक्का। शशांक कहाँ टाइम चला जा रहा है यार, तुम्हारा तो उतना डिविजन नहीं है। तो फिर यूनिट टेस्ट में एग्जाम ले रहे हैं कि वहां पे गाना नाच करवा रहे हैं मेरी तरफ, तो तुम्हें पढ़ना ही है ना, उसमें भी पढ़ना है। ओह अच्छा, नाइस कोइंसिडेंस, वाह। क्या टॉपिक है यूनिट टेस्ट में, फ्लूइड, बहुत मैंने कोइंसिडेंटली नहीं दिया उन लोगों ने, ठीक है ठीक है, मतलब ठीक है, नहीं पढ़ोगे, ओके। तो चलिए देवी और सज्जनों, अच्छा तो ये हो गया, सेटअप क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे फटाफट एफयू कैसे निकालना है, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम करना है। नाउ खत्म कर देते हैं, फिर कॉपी कर लेना, ठीक है। एकदम पहला क्लास, फर्स्ट क्लास फ्लूइड का, तो वो अटेंड किए थे, तो फर्स्ट क्लास फ्लूइड का, हाँ हमने वो कुछ ऐसे करके एक डेरिवेशन किया था, एक डिस्क लिया था, एलिमेंट्री डिस्क, याद आ रहा है। अरे खजनी, जब याद नहीं आता तो पढ़ लिया करो। अरे ये मैं सबको कल को ही बोला था, जब तुमको अपना कैपेबिलिटी पता है कि हमको याद नहीं रहता है चीजें, ठीक है, तो थोड़ा रिपीट किया करो टाइम निकाल के। सर अपनी रूटीन बनी दो, ये सब मत बोलो, ठीक है। तो हमने पहले क्लास क्या किया था, एक फ्लूइड लिया था कंटेनर में, और फ्लूइड के अंदर ही एक एलिमेंट लिया था, एलिमेंट्री डिस्क, फिर उसका फ्री बॉडी डायग्राम किया था, फिर फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक। तो मेन चीज क्या था, उस दिन भी बोला था कि होमोजेनियस फ्लूइड में आप एलिमेंट कैसे भी ले सकते हो, किसी एलिमेंट लेकर उसका फ्री बॉडी डायग्राम कर सकते हो। हम यहाँ पे ये लॉजिक देने वाले हैं। अब देखो मेरा एक्चुअल प्रॉब्लम कैसे होगा। मैं बोलता हूँ सर ये इमेजिनरी स्फीयर है, ठीक है, ये पूरा एक सिंगल फ्लूइड है, मैं फ्री बॉडी डायग्राम, मुझे फ्लूइड ये स्फीयर का करने की जरूरत नहीं है। मैं फ्री बॉडी डायग्राम जो करूंगा एफबीडी, वो एफबीडी किसका करूंगा पता है, ऑफ फ्लूइड हेमिस्फीयर का करूंगा, ठीक है, हेमिस्फीयर का करूंगा। अब हेमिस्फीयर का क्यों, सिंपल बात है, फायदा क्या है, अगर मैं फ्लूइड हेमिस्फीयर का करता हूँ, ठीक है, सुनिए अच्छे से, हाँ ये चीज रियलाइज कर चुके, गुड, ठीक है। फ्लूइड हेमिस्फीयर का अगर मैं करता हूँ, ये मतलब इधर भी फ्लूइड है, बात तो सब समझ रहे हो ना, इधर भी फ्लूइड है अंदर भी फ्लूइड है, एक ही फ्लूइड है बेसिकली, ये बस बाउंड्री में खुद से इमेजिन कर रहा हूँ,
क्योंकि सिंगल होमोजेनियस फ्लूइड है तो तुम कैसे फ्री बॉडी डायग्राम कर सकते हो? अरे तुम भाई यहाँ पे एक प्रिज्म शेप का एलिमेंट लेके फ्री इमेजिन कर सकते हो, किसी भी शेप का एलिमेंट लेकर फ्री बॉडी डायग्राम कर सकते हो। तो मैं हेमिस्फीयर का लेता हूँ, क्यों? क्योंकि सिंपल बात है, यहाँ पे नीचे का जो बॉटम सरफेस है वहां पे फोर्स लिखना इजी हो जाएगा। नीचे में भी तो कांटेक्ट फोर्स होगा ना फ्रॉम द सराउंडिंग लिक्विड, वहां पे फोर्स का एक्सप्रेशन आप इजीली लिख पाओगे। ठीक है, क्या होगा फोर्स का एक्सप्रेशन? आपका क्या था? ऑर्गो। तो ऑर्गो एनी आइडिया? इसका रेडियस पता है, तो व्हाट इज द फोर्स एक्सप्रेशन एक्टिंग ऑन द बॉटम? फोर्स फ्रॉम द लिक्विड कुछ लिख सकते हैं हम लोग इजीली। प्रेशर इन एरिया। हाँ, इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा पक्का? तो सोच लो, क्यों नहीं? नहीं सर, बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नहीं, दैट इज नॉट द रीजन। इंटीग्रेशन तो करना पड़ता ही है, लेकिन P इंटू ए विल होल्ड, डीएन नहीं करने से भी चलेगा। रीजन है हर जगह प्रेशर सेम है। हमने बताया था जो गेट का प्रॉब्लम लिया था, जो लोग पहले क्लास थे, गेट का एक प्रॉब्लम लिया था, प्रेशर वैरी कर रहा था, इसलिए हम लोग ने इंटीग्रेशन करके करवाया था, याद करना। ठीक है, यहाँ पे ये पूरा बॉटम सरफेस एक सेम लेवल पे है ना, विच इज द लेवल ऑफ आर, रेडियस आर है, हर जगह तो सेम लेवल है, सेम हाइट, तो हर जगह प्रेशर क्या होगा? सेम। उस फ्लैट सरफेस पे प्रेशर यूनिफॉर्म है। इन दोस केसेस यू कैन ऑलवेज राइट P इनटू ए। बचपन में यही केसेस होते थे। अभी तो तुमको ऐसे केसेस भी दिए जाते हैं जहां पे प्रेशर नॉन यूनिफॉर्म में वैरी कर रहा है, उस केस में इंटीग्रेशन करना पड़ता है, ये ट्रिक लगाना पड़ता है। लेकिन इफ यू हैव अ फ्लैट सरफेस, बॉटम सरफेस एकदम फ्लैट है, पाई आर स्क्वायर, और हर जगह तो सेम डेप्थ है ना फ्री सरफेस से, तो हर जगह प्रेशर का वैल्यू कितना होगा? प्रेशर वैल्यू तो पता ही है, रो जी एच। तो रो जी, यहाँ पे एच की जगह पे क्या आ जाएगा? आर। पक्का? तो प्रेशर हर जगह सेम है बोल के तुम डायरेक्टली प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हो, लेकिन अगर मैं हेमिस्फीयर में बात करूं लिख पाओगे? नहीं, प्रेशर हर जगह क्या करेगा? वैरी करेगा, तो उस केस में आप नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ही होता है, बहुत सारे फोर्सेस है, डेफिनेटली यहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, लेकिन फिर P सिंस इट्स अ कांस्टेंट बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या होता है? ए। इसलिए फटाक से आप लिख देते हो P इंटू ए। ठीक, तो ये फ्लुएंसी आना पड़ेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है, फटाफट ये लिख पाओ। तो प्रेशर P इंटू एरिया कर लिए बॉटम फोर्स के लिए। इस पूरे सिस्टम पे, ये जो लिक्विड का सिस्टम, इमेजिनरी न्यू प्रॉब्लम एकदम बना दिया हम लोग, उसपे नीचे से P इंटू ए काम कर रहा है, ऊपर से Fu जो हमको निकालना है, जो अननोन है। ठीक है, तो इस लिक्विड एलिमेंट पे आसपास के ऊपर का लिक्विड नीचे का लिक्विड दोनों फोर्स दे रहा है, और भी फोर्स दे रहा है, ऑब्वियसली ग्रेविटी। ठीक है, तो इसका खुद का वेट mg, और कोई फोर्सेस? आई डोंट थिंक सो। कांटेक्ट फोर्सेस ले लिए ऊपर नीचे सर, ग्रेविटी। लेकिन जो हमने बोला ये हमेशा रेस्ट पे रहेगा, मतलब ये तीनों फोर्सेस नेट फोर्स कितना होने वाले हैं? 0। आप mg का एक्सप्रेशन तो लिख सकते हैं, मास से पता डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, हाँ एक्चुअली बोल सकते हैं आधे वाले पोर्शन। ठीक है, क्लियर? तो ये पूरा चीज करने के बाद यहीं पे नेट फोर्स निकाल पर Fu निकाल सकते हैं, मतलब क्या आएगा? राइट, mg/2 क्या नाम है? कैसे बोलते कौन सा? बाइंड फोर्स mg, बस ये m बस हेमिस्फीयर का होगा, हेमिस्फीयर का मास है। किसका फ्री बॉडी? तो स्फीयर, अरे हेमिस्फीयर कर रहे हैं तो उसी का मास लेंगे, ठीक ना? क्या क्या सुबह सुबह कॉफी वॉफी पी के आए, रेड बुल। ठीक है, भाप, तो ये 2 मिनट आगे भाप। ठीक है, Fu টা কোথা থেকে আসলো? ওর আনসার F টা কোথা থেকে আসলো? আনসারটা সেম। সলিড আছে, তো ওটা আমি আপার হেমিস্ফিয়ারটা খালি রিপ্লেস করছি। এই তো इसे मैं आ रहा हूँ, तू सुनता नहीं है बात। स्टेप बाय स्टेप देख मैंने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से देख। ठीक है, बढ़िया तरह से थोड़ा देखो, फिर हम बोलते हैं। आप वैल्यू पुट करना, बस वैल्यूज के बाद में अंडरस्टैंड दिस थिंग, हम बॉडी को रिप्लेस कर रहे हैं, पूरे स्फीयर को रिप्लेस कर रहे हैं, हेमिस्फीयर रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, पूरे सॉलिड बॉडी को मैं रिप्लेस कर रहा हूं। ठीक है, इस सेकेंड डायग्राम में कहीं भी तुमको सॉलिड दिख रहा है? क्या लिखा है वहां पे? रो लिखे है ना? आप पूरे लिक्विड को रिप्लेस कर दे रहे हो, पूरे बॉडी को, तो उसके बाद से आपको होमोजेनियस सिस्टम मिला। अब होमोजेनियस सिस्टम में फ्री बॉडी डायग्राम तो किसी का भी करो, आपकी मर्जी। अपर हेमिस्फीयर का अलग से करो, स्फीयर का कंप्लीटली करो, लोअर हेमिस्फीयर करो, उसका एक पोर्शन लेके करो, आपकी मर्जी, किसी का भी कर सकते। मैं जानबूझ कर अपर हेमिस्फीयर कर, ये पूरा एक लिक्विड ही है, एक सिंगल लिक्विड में प्रॉब्लम आप बदल चुके हो, तो आप एफ लिख सकते हैं कि नहीं? कांटेक्ट फोर्स। ये अच्छे से सुनिएगा सब लोग, बहुत बुक्स में कॉमन प्रॉब्लम मिलेगा। ठीक है, कुछ लोग अगर ऑलरेडी पढ़ाई वढ़ाई करते हो पता नहीं,
तो ये एक प्रॉब्लम है, तुम लोग बुक्स में देखोगे, बचपन में भी रहता था, बोलते थे कि एक कंटेनर, सुन लो एक बार, ये लॉजिक का पार्ट है। कंटेनर में एक सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, सिलेंडर लेकिन इट इज मेड ऑफ 2 मटेरियल्स, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसा डायग्राम आपको मिलता है, ऐसे कॉमन क्वेश्चन अभी भी हम लोग लेंगे धीरे धीरे, ठीक है, ऐसे रहता है। ओके, तो ऐसे फ्लोट वाले प्रॉब्लम्स बहुत सारे होते हैं कि जहाँ पे मिडवे है एंड एवरीथिंग, 2 डिफरेंट मटेरियल है, मतलब नॉन होमोजेनस सॉलिड है, जहाँ पे वहां पे बुक्स में बहुत जगह कॉमनली क्या करता पता है, ये इस पार्ट पे फोर्स निकालने के लिए, सॉलिड के इस पार्ट पे, अच्छे से मेरा बात सुनिएगा, सॉलिड के डायमीटर वाले पार्ट पे फोर्स निकालने के लिए वो लोग इस तरह का आइडिया लगा देते हैं, पी इंटू ए, बाइंड फोर्स का आइडिया ये सब लगा देंगे, ठीक है, बोलेंगे सर अपर हेमिस्फीयर पे बाइंड फोर्स इतना है। बहुत लोग को डाउट होता है, यार मुझे डाउट होता है कि सर अपर हेमिस्फीयर पे हम कैसे लिख सकते हैं, अपर हेमिस्फीयर पे ये रीजन के लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, एक्चुअली है क्या, लिक्विड के साथ नहीं है, मैं बाइंड फोर्स लिख सकता हूं ऑन द टोटल थिंग, बाइंड फोर्स टोटल का वेक्टर समेशन होता है, लेकिन सॉलिड का जो सॉलिड दिया होता है उस पे बाइंड फोर्स अपर हेमिस्फीयर पे लिखना, दैट इज इलॉजिकल। वहां पे लिक्विड कहां से आ रहा है, यहाँ पे यार लिक्विड आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन लोग बुक्स में बहुत बार फटाफट वैसे आंसर वैसे करके कैलकुलेशन कर देते हैं, क्यों करते हैं, दे स्किप दिस स्टेप, बोले ये बताना ही भूल जाते हैं बहुत सारे ऑथर्स की एक्चुअली तुम ये कॉन्सेप्ट कर रहे हो, इसलिए मैं डिटेल्स में आर्किमिडीज लास्ट दिन से इतना कुछ ले रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली आर्किमिडीज के अप्रोच में होता है कि आप एक्चुअल प्रॉब्लम को ही बदल देते हो भाई, आप सॉलिड को भूल के वहां पे लिक्विड लेके आते हो एंड देन यू प्रोसीड फ्री वर्ड है, ठीक है। बुक्स में क्या करते हैं, डायरेक्टली यहां से बोल देंगे कि ये हो गया, और दे विल फेल टू मेंशन समहाउ कि लिक्विड था, वहां पे सॉलिड को ही लेके वो लोग कर देंगे, आंसर मैच कर जाएगा, बस खुश वो लोग, तुम लोग भी खुश, स्टूडेंट मान लेते हैं हाँ तो এটা तो হচ্ছে ही, ठीक है। लेकिन कोई लॉजिकली पूछे, कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो आपको भी डाउट होगा कि सर यहाँ पे बाइंड फोर्स अंदर में यहाँ पे एफ कैसे आया, बात है कि सॉलिड को लेके प्रॉब्लम ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, अब हम लोग प्रॉब्लम को ही बदल दिए, हम लिक्विड के लेके कर रहे हैं, हमारा काम तो एक्चुअली एफ से नहीं है, हमारा काम किससे है, एफ यू से, में एफ यू तो सेम रहेगा ना थ्रू आउट, ठीक है, तो यही बात, क्लियर हुआ ये लॉजिक, ठीक है, इसलिए बोले इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप लॉजिक क्लियर करो, अब बस P इंटू ए ये वैल्यू पुट करना, ठीक है। मास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड जो हम पुट के इनटू वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम तो पता ही होगा तुम लोग को, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक ना, होपफुली, तो बस कॉपी करो, दैट्स ऑल, किसी को कुछ डाउट हो पूछो, खत्म सबका, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी वक्त, हाँ की বল, না ওটা বলতে পারবো না, আর বলতে পারছি না, ওটা নিজে ভাব একটু, এফ ইকুয়ালস টু পি এ কি করে হলো, পারছি না, আউটসাইড দ্য স্কোপ অফ সিলেবাস, কি পি ইন্টু এ তোর বাইন্ড ফোর্স মনে হচ্ছে, ডুবে মর, এই ছোটগুলো এই বাচ্চাবি ডুবে মর, আর পারছি না, সত্যি কোথায় যে থাকিস কি যে পড়িস মাঝে মাঝে এমন এমন, हमको पता है हमारी जिम्मेदारी है समझाना, हम समझा देंगे, लेकिन सोचो 2 मिनट पहले सोचो, ऐसा ऐसा चीज पूछता है ना ऑनलाइन में, मैंने सो ही जाता है तुम लोग, हाँ चदर वदर ले, पास वाली स्कूल वाली सब लेके एकदम, ये तो बहुत मुश्किल से आगे खोलते फिर अपने से बंद हो जाता है। না আমি যাই না, ব্যাকএন্ড ফ্যাকেন্ড আমি কোনো ডাউট, আমি একটু আগে এই জিনিসটা ক্লিয়ার করলাম, ঠিক আছে, তুই মানে কি বলবো আর না, সত্যি ठीक। तो सुनते पारिस नहीं तो बस कान साफ कर लो, उसमें क्या, ठीक, क्लास के पहले कान साफ करके बैठा करो, আমি বলবোই না, তুই ভাব আমি ক্লাসে পর বলবো ভাই প্রবলেমটার পর বলবো, আমি প্রবলেম डिस्कस করবো, एक ही क्या बोले, पहले आपको अच्छा डाउट ना पूछ के ऐसे पूछते हो तुम लोग, बेसिक चीज एकदम, তুই ভাব তারপরে না ক্লিয়ার হলে আমি এই প্রবলেম পর বলছি, सेकंड प्रॉब्लम फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, दैट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे देते हैं, तुम लोग ट्राई करो, है ना, ट्राई क्यों भाई, मैं ही करवा दूंगा, ये प्रॉब्लम थोड़ा, ये थोड़ा डिफिकल्ट, ठीक है, इन द सेंस दैट इसमें मैकेनिक्स अच्छा खासा यूज होगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम कहाँ पे काम में आने वाला है, इस चैप्टर के बाद सब्सिक्वेंटली विल हैव हीट एंड देन एसएचएम, सुने होंगे कुछ लोग स्कूल में ऑलरेडी करा भी दिए होंगे, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर में मैंने ये पहले ही बोला था, मैकेनिक्स बहुत यूज होता है, ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है एक्चुअली बाद में एसएचएम का एक प्रॉब्लम बनता है, ठीक है। सो आपने मैकेनिक्स इतने दिन में जो पढ़ा है, स्पेशली कौन सा टॉपिक जो मैं बार बार बोलते रहता हूँ, वर्क एनर्जी, वो जितना पढ़ाया था उसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा,
एंड यू कांट हेल्प इट, ये रिपीट होगा फिर से एसटीएम के टॉपिक में, ठीक है। तो वही इसलिए एक रिवीजन टाइप यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है। आज को फ्लूइड डायनेमिक्स शुरू करेंगे हम लोग। तो फ्लूइड डायनेमिक्स में पूरा तो नहीं, हल्का सा शुरू होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग जब बर्नौली देखेंगे उसमें भी वर्क एनर्जी आता है, तो भाई वर्क पीछा नहीं छोड़ने वाला, बार बार बोले, तो रिवीजन के लिए प्रॉब्लम लेता हूँ। तो दिस इज फ्लूइड कंबाइंड विद अ गुड अमाउंट ऑफ मैकेनिक्स। तो क्वेश्चन क्या सुनो, बोलते हैं पानी है, वो तो पता ही चल रहा है, चारों तरफ पानी है, समुंदर के बीच में, ठीक है, बढ़िया। पानी का डेंसिटी दिया हुआ है रो, ठीक है। ये चचा एक सिलेंडर है, ये पिछले प्रॉब्लम की तरह नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर, कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं, कोई कैविटी नहीं, आपको बोल दिया इट्स अ यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर। इन सज्जन का डेंसिटी बोला है, इनका डेंसिटी है रो नॉट, यहाँ पे लिख देते रो नॉट, ठीक है। सिलेंडर है तो भाई क्रॉस सेक्शन एरिया सर्कुलर होगा, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया CS, ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना, ज्यादा नहीं सोचना इधर। क्रॉस सेक्शन एरिया इज A नॉट, ये भी दिया हुआ डेटा में, और भी डेटा में बहुत कुछ दिया हुआ है सर, हाइट दिया हुआ है सर। तो नाउ द मेन पार्ट सुनो, आपको बोला गया है ना कि जो सिलेंडर है इसका डेंसिटी इज एक्चुअली लेस देन द डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड। अब जिन लोगों को पता है, जो थोड़ा बहुत पढ़ाई की हो, थोड़ा बहुत लॉजिक है, उन लोगों को पता है कि सर ये कंडीशन बन जाता है कि सर इट विल ट्राई टू कम आउट, ये फ्लोट करने का ट्राई करेगा, बाहर निकलने का ट्राई करेगा, रहेगा नहीं ऐसा। कोई बॉडी का डेंसिटी अगर सराउंडिंग लिक्विड से डेंसिटी कम है तो बाहर निकलने का ट्राई करता है, इट ट्राई टू फ्लोट, ट्राई टू कम आउट। तो हम लोग देख लेंगे, और किसी को नहीं समझ में कि सर এটা কেন বলছেন, कोई बात नहीं, डिटेल्स में देखेंगे फ्री वर्ड डायग्राम करके, हम बेसिक क्लास 8-9 लेवल। तो ये कंडीशन आपको बोला हुआ है क्वेश्चन में ऑलरेडी, ठीक है। तो मेन चीज होता है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन यू विल बी एबल टू रियलाइज कि इट कैन नॉट रिमेन लाइक दिस ऑन इट्स ओन। इसका मतलब somebody has to hold it, तो क्वेश्चन में बोला हुआ है कि मैं साइड में हूं, ठीक है, हल्क, ठीक है, ग्रीन कलर का, ये मेरा हाथ उंगली है, हाँ, ठीक है, आई एम होल्डिंग इट एट रेस्ट, ठीक है। तो इनिशियली हेल्ड एट रेस्ट, इनिशियली हेल्ड एट रेस्ट, भावनाओं को समझो तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सिलेंडर को ऐसे पकड़ के रखा हूँ, पानी के जस्ट एकदम नहीं है सर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये बोला है, एक बार मैं अपना हाथ हटा दिया तो ऑब्वियसली इट ट्राई टू कम आउट। क्वेश्चन पूछा फाइंड V max, the maximum velocity of cylinder in subsequent motion, in subsequent motion, or once like it is released। मतलब ऑब्वियसली जब मैं हाथ हटा दूंगा तभी मोशन शुरू होगा, ऑब्वियसली उसके पहले मैं पकड़ के रखा हूं, तो उसके बाद सब्सिक्वेंटली कुछ सिस्टम के साथ होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा। दिस इज वेरी गुड प्रॉब्लम फॉर रिवाइजिंग लाइक वर्क, फॉर रिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइक काइनेमेटिक्स, फॉर रिवाइजिंग फ्लूइड, सब कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा, बाइंड फोर्स सभी यूज हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लीट पैकेज है, ठीक है, फैमिली पैक, ठीक है। तो इसलिए ले रहा हूँ प्रॉब्लम, अगर रिवाइज हो फिर हम लोग डायनेमिक साइड को स्टार्ट करें, ठीक है। मानते हैं 4 सब्जेक्ट है, सब कुछ 3-4 सब्जेक्ट बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट है, उसके ऊपर से इंग्लिश आ जाता है, हालांकि ड्रामा क्रिएट करता है, फिजिकल एजुकेशन हो भाई, लेकिन कांट हेल्प इट, आपको करना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव का बात है, तो बात है इजी है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, पता तो होना चाहिए कि स्टोरी में हुआ क्या, ठीक है, कौन किसका चचा है, कौन किसका माई बाप है, ठीक है। चलो छोड़ो, बैक टू दिस प्रॉब्लम करवा देते हैं। तो करना क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, कंजर्व नहीं होता, ठीक है। एनीवेज हम क्या करते हैं, चलो स्टार्टिंग से ये सब डेटा मिटा दे रहा हूँ, कॉपी कर लिया, मैं डिस्कशन कर देता हूँ, ठीक है। फॉलो करना, अच्छे से सुनिएगा, जहां पे डाउट हो वहां पे पूछो, लेकिन ये नहीं कि प्रॉब्लम खत्म हो गया पूछने के बाद फिर 2 मिनट बाद बोले सर आरे बार बोलूंगा আমি তখন सुनलम, ये सब मत बोल, ठीक है। तो अच्छे से सुनिएगा, मैं चेक करता हूँ फॉर कन्वीनियंस, मैं स्टार्टिंग का भी फ्री वर्ड डायग्राम कर लेता हूँ ताकि हम लोग कॉन्ट्रास्ट कर पाए कि बाद में क्या होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा भाई, बंदे के ऊपर बाइंड फोर्स तो हो गई, इतना दिन में ये पढ़ लिया, चारों तरफ से जो भी कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेज है रिजल्टेंट इज कॉल्ड द बाइंड फोर्स, FB। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, रो VG, डायरेक्टली ये प्रॉब्लम है आर्किमिडीज वाला, सिमिलर फॉर्मूला रो
रो किसका होता है? डेंसिटी ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम इमर्स्ड, टोटल वॉल्यूम, एरिया इंटू एच, ठीक, रो वी है, वॉल्यूम हो गया इंटू जी, इसका अपना मास होगा वेट mg। अच्छा मास, बॉडी का मास कैसे लिखते हैं? उसका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, उसका मटेरियल, लेट्स से कॉर्क, इट्स अ सिलेंडर ऑफ कॉर्क, कॉर्क लाइट होता है सबको पता है, ठीक है, तो डेंसिटी किसका लेंगे? कॉर्क का, तो रो नॉट, वॉल्यूम तो यहाँ पर सेम ही থাকবে, ए नॉट इंटू एच, बढ़िया, ठीक है। आप ये इतना करते ही आपके दिमाग में क्लिक करेगा किसे, रो इज ग्रेटर देन रो नॉट, तो ऑब्वियसली ए एक्सप्रेशन टा एच बीसी, समझ आ रहा है बात? रो ग्रेटर देन रो नॉट एक क्वेश्चन बोला हुआ है, ए नॉट एच जी, ए नॉट एच जी तो कॉमन है, मतलब दिस इज ग्रेटर देन एम जी, मतलब स्टार्टिंग में जब फुल्ली इमर्स है तब बायंड फोर्स इज ऑलरेडी ग्रेटर देन द वेट, ठीक है, वेट वाला वेक्टर छोटा ड्रॉ करते हैं, चलो वेट कम, ठीक है, মানে শুধু যে এইটুকু ফোর্সেস দিই তাহলে নেট फोर्स कौन दिखे आसपास ऊपर है, इसी को बैलेंस करने के लिए तो मैं पुश कर रहा हूँ ना, मैं ऊपर से और एक फोर्स ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं इसको पुश कर पाऊँ, समझ में आ रहा है, ठीक है, एफ मैं फोर्स दिया, ठीक है, ताकि मैं नेट फोर्स को बैलेंस कर पाऊँ, तभी ना स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, ठीक है, तो एक सीट सोचो, अगर ये करते तुम लोग ये चाहो तो कर लो, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, जस्ट रिलीजिंग एक बार फ्री वर्ड डायग्राम करते हैं, ठीक है, মানে এটাও তো দরকার পড়বে না, বাট জাস্ট কন্ट्रास्टिंग, ठीक है, तुमने अपना हाथ हटाए इमीडिएटली उसके बाद क्या होगा, ये तो फोर्सेस ही रहेंगे, ऑब्वियसली द फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड। अच्छा ये डायग्राम में जो जिज्ञासा से पढ़ी, राइट नाउ नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है, तो कोई भी बोलेगा सर बच्चे वाली बात है, नेट फोर्स ऊपर होगा, लेकिन नेट फोर्स जिधर होता है से डायरेक्शन ही एक्सेलरेशन हो, F इक्वल्स टू m है, ठीक है, मतलब दिस बॉडी विल स्टार्ट राइजिंग अप, जो हम लोग स्टार्टिंग में बोल रहे थे, ठीक है, तो कुछ देर बाद तुम क्या देखोगे, आफ्टर सम टाइम व्हाट वुड यू सी, तुम देखो ये मैं मेन बात बोल रहा था, ये जो मैं अभी कर रहा हूँ दिस वाज द मेन टॉपिक, मैं बोला था कि तुम लोग जब भी कोई प्रॉब्लम करोगे, इनफैक्ट कुछ लोग ऑलरेडी अगर मैकेनिक्स फॉलो कर रहे हो, जो ढंग से पढ़ रहे हो, मैंने मैकेनिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम दिए तो नोटिस किए होगे, जब भी कोई प्रॉब्लम होता है जो इवॉल्व कर रहा है, मैं हर बार इंटरमीडिएट स्टेट का फ्री वर्ड डायग्राम करता हूँ, एकदम स्टार्टिंग या एकदम एंड का हम लोग नहीं देखते हमेशा, हम लोग बीच में कहीं पे देखते हैं, उसके रिलेटेड इक्वेशंस लिखते हैं, उस पर कुछ अप्लाई करते हैं, फिर हम लोग का काम बनता है, ठीक है, मतलब बीच में देखने का मतलब क्या, जनरल केस देखना, स्टार्टिंग एंड एंड वो तो एकदम स्पेशल केसेस हो जाता है ना बीच में कहीं पे, तो समवेयर इन बिटवीन क्या होगा, ठीक है, ओके, और ये तो जस्ट आफ्टर रिलीजिंग है, सम टाइम आफ्टर रिलीजिंग, क्या देखोगे, ये ऊपर आया तो मे बी हैज कम अप लाइक दिस, आ चुका सिलेंडर, ठीक है, अच्छा कुछ एक हाइट आया तो लेट्स इंट्रोड्यूस अ वेरिएबल y, इट इज कम आउट सम हाइट, कुछ एक हाइट निकल के आया, ठीक है, अच्छा बाय दिस टाइम ऑलरेडी अगर एक्सेलरेट कर रहा था, देयर वाज सम एक्सेलरेशन ओरिजिनली, एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी गेन हो रहा है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या था, जीरो, तो बाय दिस टाइम ऑब्वियसली इट हैज गेन्ड सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी मिला तो है पक्का, श्योर एवरीबॉडी, हम क्या करेंगे, आई ट्राई टू क्रिएट एन एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्सेस इन दिस केस, एन एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी इन दिस केस, वहां से हम लोग लॉजिकली समझ लेंगे कि हमको क्वेश्चन में लेकिन क्या पूछा, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा, तो मैक्सिमम कब होगा, क्या होगा, वो हम लोग काइनेटिक्स यूज करेंगे, लेकिन पहले यहां से हम लोग कुछ फ्री वर्ड डायग्राम करने वाले, तो एक सिंपल चीज फटाफट मैं कर दे रहा हूँ, इस बार क्या होगा फ्री वर्ड डायग्राम में, mg की पलटे जाए नहीं, mg अरे मास तो कांस्टेंट है ना, mg चेंज होगा नहीं, जो पहले था mg वही रहेगा, लेकिन व्हाट अबाउट बायंड फोर्स, बायंड फोर्स डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, इस बार वॉल्यूम क्या ये रहेगा नहीं, इस बार इनफैक्ट अगर बायंड फोर्स का एक्सप्रेशन तुम लिखो भी fb प्राइम रो vg, तो डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग लिक्विड रो, वॉल्यूम में क्या है, एरिया इनटू हाइट, एरिया ए नॉट, ये हाइट है किंतु a2 को नहीं, वो शुद्ध वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ना, होपफुली याद है, टोटल हाइट था h, मैंने दिया था h माइनस वाई, ठीक है ना, h माइनस वाई इंटू तो रो वी जी, क्लियर पॉइंट फोर्स का एक्सप्रेशन, अच्छा यहाँ पे माइनस वाई आ जा रहा है, वहां पे सिंपली ए नॉट एच दिया, तो ऑब्वियसली दिस फोर्स इज स्मॉलर देन दैट वन, मैंने वैल्यू लिखा, सोचो तो ऐसा, स्टार्टिंग में अगर mg 50 न्यूटन स्टार्टिंग में, बाद में mg क्या रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग में बाइंड फोर्स 50 से ज्यादा था, लेट्स से 70, अभी क्या हो गया समथिंग लेस, এখন বাইন্ড ফোর্সের ভ্যালুটা y এর উপরে ডিপেন্ড করছে না, কত কমবে, এক্সপ্রেশন से समझ में आ रहा है ना, y के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इट विल बी समथिंग लेस देन 70, समथिंग लेस देन 70 तो 60 भी हो सकता है, समथिंग लेस देन 70 तो 40 भी हो सकता है, हाँ ওই এক্স্যাক্টলি ওইটাই, মানে এই জিনিসটা বল, যখন বডিটা উপরে উঠছে, ये सब लोग समझो अच्छे से, जब ये बॉडी ऊपर राइज कर रहा है, बाइंड फोर्स इज डिक्रीजिंग मान तो
लेकिन 70 से डिक्रीज करते करते कहां तक जा सकता है वो? 70 से 60, 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30 कम हो सकता है। तो जितना ऊपर निकलेगा y बढ़ेगा, एक्सप्रेशन y एक्सप्रेशन बढ़ा तो ये पूरा वेक्टर क्या होता रहेगा? कमते रहेगा। ठीक है, क्लियर बात है। इन फैक्ट में एक चीज सोच के देखो, हाइपोथेटिकली अगर ये पूरा बाहर निकल गया और कोई वॉल्यूम नहीं है अंदर में, तभी ना जगह बाइंड फोर्स 0 हो रहा है। যখন ধীরে ধীরে রাইজ করছে बाइंड फोर्स 70 থেকে পুরো 0 অবধি নেমেছে। ठीक, मतलब समवेयर इन बिटवीन कभी ना कभी वो 50 के इक्वल भी हुआ होगा। बात समझ में आ रही है सबको ये लॉजिक? जब ये बॉडी राइज कर रहा है कभी ना कभी बाइंड फोर्स डिक्रीज करते करते 50 भी हुआ होगा, मैंने बिफोर इट कैन कंप्लीटली कम आउट हो गया तो फोर्स 0 हो जाएगा ना बाइंड फोर्स, तो उसके पहले कभी ना कभी 50 हुआ होगा। ठीक है, नाउ हियर इज दिस आइडिया काइनेमेटिक्स, सब काइनेमेटिक्स आता है एकदम स्टार्टिंग का। सर ए क्या होता है? dv अपॉन dt, इतना याद है ना। इफ v इज मैक्सिमम वेलोसिटी, जिंदगी में वेलोसिटी तो यहाँ पे चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली, राइट? इट्स ए इवॉल्विंग प्रॉब्लम, वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो वेलोसिटी अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर वेलोसिटी कभी मैक्सिमम हुआ, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? एग्जैक्टली मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट पढ़े थे, कुछ लोग को याद नहीं आ रहा होगा सज्जन लोग को, तो वही जिंदगी में फिर चाप ग्राफ में ये सब पढ़े थे। मैक्सिमम यहाँ पे भी स्लोप 0, यहाँ पे भी स्लोप 0, मैक्सिमम मिनिमम। डेरिवेटिव एक्चुअली क्या डिनोट करता है? स्लोप। और अगर मतलब कांस्टेंट भी रहे तब भी डेरिवेटिव 0। यहाँ पे तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी एवर चेंजिंग। तो वेलोसिटी अगर मैक्सिमम हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब उस मोमेंट पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, अरे एक्सेलरेशन 0 মানে নেট ফোর্স তো তখন কি হবে? 0 মানে বেসিক্যালি এই बाइंड फोर्स और mg बैलेंस्ड, दोनों दुটো इक्वल। ठीक है, इतना डिटेल से बात क्यों की कि जैसे कि कुछ लोगों को डाउट होता है, तो अच्छे सुनिएगा, कुछ लोग ये क्वेश्चन देने के बाद पूछा जाता है कि सर मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? बोर्ड में स्कूल में ये पूछ सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी एग्जैक्ट ভ্যালুটা জিজ্ঞাসা করবেন। ঠিক है, ক্যালকুলেটর জন্য একটু লম্বা ক্যালকুলেশন অনেক কিছু ইউজ হবে, तो बड़ा प्रॉब्लम बोर्ड में स्कूल में नहीं देते, लेकिन स्कूल में ये इजीली पूछ सकता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा ये बताओ। ठीक है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा? ठीक है, आप बोलोगे सर ये तब होगा जब नेट फोर्स 0 हो जाएगा बॉडी का। बहुत लोगों को गलती से क्या लगता है, इतना कुछ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत लोगों को गलती से लगता है कि सर बॉडी যখন পুরোপুরি বেরিয়ে যাবে না তখন ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি হবে। অনেকজন হতে পারে মনে মনে এটা ভাবছিল, ঠিক है, वो कल को बैच में तो हुआ ही था, वो तो मन ही मन सोच रहे हैं सर जब बाहर निकलेगा तब मैक्सिमम होगा। नहीं, बाहर जब निकलेगा तब मैक्सिमम नहीं होगा, उसके पहले जब वो बीच में थोड़ा इमर्स रहेगा, थोड़ा तो इमर्स होना पड़ेगा ना ताकि इसका वैल्यू इक्वल टू 50 हो। এফবির কিছু একটা ভ্যালু হওয়ার জন্য একটু তো ইমার্স থাকতেই হবে ওকে। তো যখন একটু ইমার্স আছে তখনই কিন্তু কোথাও না কোথাও নেট ফোর্স 0 হয়েছে, ওই মোমেন্টে ভেলোসিটি ম্যাক্সিমাম হয়েছে। ইনফ্যাক্ট নেট ফোর্স যখন 0 হয়েছে ওটাকে আমরা কি বলতে পারি? ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন। इक्विलिब्रियम कंडीशन है कि नेट फोर्स 0। ठीक है, तो एक्चुअली इस प्रॉब्लम में क्या होता है एक बार ये जान लो, ये पूरा ही एक्सटेंड कर दो। देखिए होना से ये प्रॉब्लम में क्या होता है एक बार सुन लीजिए। दिस व्हाट हैपेंस, आप बॉडी को रिलीज किया, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं एकदम। बॉडी को रिलीज किया, बॉडी ऊपर गया, वेलोसिटी गेन कर रहा है और ऊपर गया, कभी ना कभी, ठीक है, कभी ना कभी इस पे फोर्स 0 हो गया, मतलब यहाँ पे फोर्स ऊपर की तरफ था, नेट फोर्स तो एक्सेलरेट कर रहा था, इधर भी नेट फोर्स ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा था। कभी ना कभी एक टाइम आएगा जब नेट फोर्स विल बिकम 0। আচ্ছা এখন এতদিন ধরে কিন্তু वेलोसिटी 0 है, এতদিন ধরে तो वेलोसिटी गेन করেছে, इतने देर तक तो फोर्स था ना, कुछ ऊपर की तरफ ही था, तो वेलोसिटी को गेन कर रहा है, तो इतने तक उसको कुछ वेलोसिटी मिला, इसके तुरंत बाद क्या हो? विल इट गो डाउन? नो, बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट विल स्टिल गो अप। ठीक है, बट इस बार क्या हो जाएगा बता दो, इस बार नेट फोर्स नीचे हो जाएगा, तो नाउ विल स्टार्ट डेसेलरेटिंग। अब सिंस ये डेसेलरेटिंग स्टार्ट करेगा, कभी ना कभी फ्यूचर में तुमको ये मिल सकता है कि मे बी हो सकता है পড়ে কিন্তু পুরোপুরি বাইরে বেরিয়ে গেল, মেবি বাইরে বেরিয়ে গেলে তো ডেসিলেট করবে, গ্র্যাভিটি কাজ করছে না, তখন শুধু গ্র্যাভিটি। तो जो भी है बाद में एक सिचुएशन आएगा जब वेलोसिटी विल बिकम 0, ये যখন वेलोसिटी 0 दैट विल डिनोट द मैक्सिमम हाइट, আর এটা ছিল কিন্তু मैक्सिमम वेलोसिटी। नहीं हाइट मतलब मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैं यही बोलने वाला था, ये वो स्प्रिंग वाला प्रॉब्लम एग्जैक्टली यही बोलने वाला था। ठीक है, हाँ, ये जो पूरा डिस्कशन हुआ इज एग्जैक्टली सिमिलर टू स्प्रिंग मास सिस्टम। हमने क्लास में प्रॉब्लम लिया था कि सीलिंग से एक स्प्रिंग मास सिस्टम को झुला दो,
ठीक है, तो क्या करते हैं एग्जैक्टली सेम सिचुएशन करते हैं। अब स्प्रिंग मास सिस्टम ये प्रॉब्लम 12 बजे प्रो एसएसएम चैप्टर एगुलो ही अच्छे एसएसएम के चैप्टर में यही सब है आपका। तो अगर कोई अगर अभी से भूल के बैठा हुआ है, यू आर नॉट टेकिंग द अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज नाउ, आपको बाद में अगेन प्रॉब्लम होगा। ठीक है, एंड क्लास 11 के एंड में स्कूल में बहुत हड़बड़ी करेंगे, हड़बड़ी में वेव साउंड जैसे हम सब फटाफट खत्म करवा देंगे जब शुरू होगा। ठीक है, हम तो भाई एज यूजुअल आराम पसंद इंसान, हम आराम से कराएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट सिर्फ 12 में लगेंगे। तो बात ये है कि ये सब चीज भूल मत जाओ, ये बहुत जगह आया है ये बिहेवियर। तो एक चीज नोटिस करने का वही है कि पहले क्या होता है, पहले देयर इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, लेकिन যখনই নেট ফোর্স 0 है ना और পরের মোশনটা কেমন ডেসেলারেটেড, মানে পুরো মোশনটা দেখতে গেলে অ্যাক্সিলারেশন প্লাস ডেসেলারেশন। আচ্ছা এরপরে কি হবে, এরপর প্রবলেমটা কিন্তু আবার কন্টিনিউ হবে, এটা আগে নিচে পড়ে যাবে। ঠিক আছে, এইভাবে অসিলেশন চলবে। ঠিক আছে, तो আমাদেরকে এত কিছু ডিসকাস করার দরকার নেই, কিন্তু मैं मेरा देखिए प्रॉब्लम लेता तो भाई भावनाओं में थोड़ा ज्यादा बह जाता ना। अगर आइडियल सिस्टम है मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन एंड लॉस, कोई विस्कोसिटी नहीं है, तो भाई ये चलते रहे। তাই জন্য তো বললাম এই সব প্রবলেম আবার এসএচএম এ চলে আসে, অসিলেশন হতে শুরু করে। ঠিক है, क्लियर है बात, यही चीज है। তো মোশন का টাইপ समझो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी फाइनली হচ্ছে না, ম্যাক্সিমাম वेलोसिटी মাঝখানে কোথাও হচ্ছে যখন নেট ফোর্সটা 0। ठीक है, क्लियर नहीं हुआ किसी को तो पूछ लो अभी के अभी, टाइम दे रहा हूं कॉपी करो। तो हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? सबसे पहला बात, वो हाइट निकालता है जब नेट फोर्स 0 हो। ठीक है, तो पहला पार्ट ये रहेगा। ठीक है, कि लेट्स से एट y इक्वल्स टू आई यू नॉट एट सम हाइट बाइंड फोर्स विल बिकम इक्वल टू द वेट। क्या होगा वो, दिस इक्वल्स टू mg कर लो। ठीक है, तो वही सिंपल है, रो ए नॉट h माइनस वाई इंटू जी इज mg, mg तो भाई रो नॉट ए नॉट एच जी, गंदा एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, यहाँ से एलिमेंट करोगे तो आपको y मिलेगा, तो y मोस्ट प्रोबेबली आएगा रो माइनस रो नॉट बाई रो इंटू एच। देख लो तो एक बार, ए नॉट जी कट गया, ये सज्जन उधर गए, ये इधर आए, सब इधर उधर हुए, रो माइनस रो नॉट बाई रो, यस इंटू एच। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हो y का। ठीक है, रादर एक्सप्रेसली दिस इज y नॉट रादर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग। ठीक है, मतलब बेसिकली इससे क्या मिला है, इससे हमको वो हाइट मिला जिस हाइट पे इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इक्विलिब्रियम पे रहने का मतलब है कि नेट फोर्स 0 है, ऐसे नहीं कि रेस्ट पे रहेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज क्लैरिफाई, हर एक चीज अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब उस लोकेशन में नेट फोर्स 0 है, बट वो वहां पर रेस्ट में नहीं रह रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हिस्ट्री। उसके पहले वो क्या कर रहा था, उसके पहले वो मोशन कर रहा था, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो ओवरशूट करके और आगे जाएगा। तो उस लोकेशन पे वो उस पे नेट फोर्स 0 है, उसका एक्सेलरेशन उस पोजीशन में मोमेंटली 0 है, वो रेस्ट पे नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी पहले से मूवमेंट कर रहा था, तो वो रहा था उस पोजीशन को ओवरशूट करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, हमारा काम है उस पोजीशन को उसको क्या वेलोसिटी मिला है, वी मैक्स, वो निकालना। ठीक है, क्लियर इतना, ये सिचुएशन क्लियर, देख लिए, समझ लिए, बढ़िया। ओके, अब हम तब तो एक कॉन्सेप्ट हमने ये क्या लगा, न्यूटन्स लॉ। दूसरा अब कैसे निकालेंगे, हाउ डू ऑब्टेन वी मैक्स। दो तरीके हैं, सुनो सुन लो पहले। ये जो एफ बी प्राइम का एक्सप्रेशन है, ये एक जनरल एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ वाई है ना, इट्स अ जनरल एक्सप्रेशन। এখন তোরা জানিস স্যার যদি আমি নেট ফোর্স বার করে নিই, নেট ফোর্স থেকে আমি অ্যাক্সিলারেশন বার করে নিতে পারি, অ্যাক্সিলারেশন থেকে আমি ডিভি अपॉन डीटी করে নিতে পারি। ডিভি अपॉन डीटी কেন, चेन रूल से कुछ लोग ये भी पढ़े होंगे वी डीवी अपॉन डीएक्स, चेन रूल से आता था, हमका नहीं आता था। ठीक है, तो बोले मतलब यू कैन यूज प्रॉपर काइनेमेटिक्स, यू कैन इंटीग्रेट एंड एटसेट्रा, यू कैन ऑब्टेन वी। अब डीवी वी डीवी अपॉन डीएक्स नहीं होगा, वी डीवी अपॉन डीवाई करना होगा, जो भी है। মেইন চিজ সিম্পল কাইনেমেটিক্স এর ইকুয়েশন ইউজ করে, যেটা আমরা ওই স্টার্টিং এ প্রজেক্টাইল মোশন এগুলোতে পড়তাম না, मोशन स्ट्रेट लाइन कैलकुलस और एप्लीकेशंस। ठीक है, क्लास 11 का स्टार्टिंग वाला फेज, हाँ जो क्या बताऊं। ठीक है, तो वो आइडियाज लगा के आप निकाल सकते हो, लेकिन वो लेंथी होगा। अ मोर इजियर प्रोसेस विल बी अप्लाइंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, एग्जैक्ट। ठीक है, नॉट थ्योरम, थ्योरम भी लगा सकते हो, प्रिंसिपल का बात कर रहे थे, थ्योरी में लिखता हूँ। ठीक है, तो थ्योरी में लिख के पूछता हूँ क्वेश्चन, मिटा रहा हूँ सब। हम लोग बोलेंगे सर ड्यूरिंग दिस एवोल्यूशन, मैंने जब इसको रिलीज किया, जब ये ऊपर में जा रहा है, ड्यूरिंग दिस एंटायर एवोल्यूशन क्या क्या फोर्सेस काम कर रहा है, ग्रेविटी एंड बायन्स फोर्स।
तो WG प्लस WB ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस बाइंड फोर्स का जो वर्क होगा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब थोड़ा वर्क का रिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा वर्क का रिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक है। गार्गी, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या थे गार्गी, बोलो। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या थे, हाउ डू यू डिफाइन कंजर्वेटिव फोर्सेस, बताओ। हाँ, that is an example, but what do you mean by conservative forces in general? Path independent, right? कौन path independent, मतलब which, what is path independent? नहीं, work টা path independent, force path এর উপর ডিপেন্ড করতে পারে, তখন বলছিলাম ফোর্স পাথ ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় না, ফোর্স তো একটা ইকুয়েশন হতেই পারে, মেনলি वर्कটা পাথ इंडिपेंडेंट, ठीक है, फोर्स थोड़ी पाथ तो एक पॉइंट पे होता है, ठीक है। तो एनीवेज यस, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होता है, राइट गार्गी और अंकन। কনজারভেটিভ ফোর্সের জন্য পোটেনশিয়াল যে কিভাবে রিলেট করা হয়, কি ফর্মুলা কি হয়, हाउ डू यू रिलेट कंजर्वेटिव फोर्सेस विद देयर पोटेंशियल एनर्जी, उसका कुछ एक ফর্মুলা होता है ना। হ্যাঁ, সবার জন্য এমজিএইচ করে দেবো তো, যেখানে স্প্রিং এর জন্য তাহলে এমজিএইচ করব, তো আমি জেনারেল জিজ্ঞাসা করছি, হাউ ডু রিলেট দ্য কনজারভেটিভ ফোর্সেস উইথ দেয়ার চেঞ্জ ইন পোটেনশিয়াল এনার্জি, দ্বারা ডেলিভারির সাথে কিভাবে রিলেট করব। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस, या मोर अप्रोप्रिएटली कॉन्सेप्ट ये था, सुनिएगा, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्सेस इक्वल्स टू माइनस डेल, ये पढ़े थे हम लोग, ठीक है, ये डेफिनेशन था। जो लोग ये नहीं पढ़े हो प्लीज 12 बोले टाइम निकाल के पढ़ो, अपना शेड्यूल बनाओ, ये सब रिवाइज करो, नहीं तो 12 में आपको दिक्कत होगा बहुत। हम बोलते सर यहाँ पे सिस्टम किसको लेते हैं, सिस्टम लेते हैं सिलेंडर को एंड अर्थ को। फॉर सिलेंडर एंड अर्थ सिस्टम, एक बार सोचो, सिलेंडर और अर्थ को एक सिस्टम ले लिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज एन इंटरनल फोर्स, सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, तो इट्स एन इंटरनल कंजर्वेटिव। बाइंड फोर्स है इनटू एक्सटर्नल, बाइंड फोर्स है वाटर तो हमें सिस्टम में नहीं, तो एक्चुअली दिस एक्सप्रेशन विल बिकम, ये क्या बन जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज बेसिकली माइनस डेल यू प्लस वर्क डन बाय बाइंड फोर्स इक्वल्स टू डेल के। इन अदर वर्ड्स वर्क डन बाय बाइंड फोर्स इक्वल्स टू डेल के प्लस डेल यू। এই এক্সপ্রেশনটাকে বলা তো ওয়ার্ক এনার্জি প্রিন্সিপাল, মনে কর। The change in mechanical energy of a system is equal to work done by external forces, not all, external only and non-conservative। যদি ফ্রিকশন থাকতো ওটার ওয়ার্ক নিতে হতো, এখানে তো এইসব কিছু নেই, ঠিক है। এই টপিকটা আমি বললাম সো দ্যাট কারো एटलीस्ट रिवीजन हो जाए। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये सब, मैं इसलिए मैं जानबूझ के इतना डिटेल्स में लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग रिवाइज कर लो, लेकिन अगर कोई कुछ पढ़ के नहीं आ रहा है, ही डजंट हैव अ कॉन्टेक्स्ट कि भाई हम लोग किस टॉपिक का बात कर रहे हैं, तब तो आई कांट हेल्प इट। স্যার এটা বায়োলজি পড়াচ্ছেন নাকি কেমিস্ট্রি, বুঝতে পারছেন। तो जो भी है, अब हमको ये एक्सप्रेशन अप्लाई करना, ठीक है। ये सब नीचे वाला मिटा दो ना, अब ये तो हो चुका है, इतना समझो। तो एक इक्वेशन आया न्यूटन लॉ से, एफ बी प्राइम इक्वल्स टू एम जी, और दूसरा इक्वेशन अब हम लोग लेके आ रहे हैं वर्क एनर्जी से। वर्क एनर्जी से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिंपल बात है, वहां पे वेलोसिटी आएगा ना काइनेटिक एनर्जी में, तो आई कैन ऑब्टेन वी मैक्स। यहाँ पे सिलेंडर और वाटर अगर सिस्टम मानते तो बाइंड फोर्स कैंसिल हो जाता, तो नहीं नहीं ना, এটা কি বলি আবার বল, কি ক্যান্সেল হয়ে যেত, কেন ক্যান্সেल होता, तो एमजी भी तो इंटरनल था। हम वर्क किस पे देख रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेन चीज क्या होता है सुनो, रिकॉल करो, यहाँ पे मैं वो क्यों बोला। एफबी का नेचर क्या पता है हम लोग को पहले से, माने वेदर इट इज कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, ये सब हम लोग डिस्कस किए क्या, नहीं किए, इसलिए उसको रख दो, उसके लिए वर्क निकालो। लेकिन अगर तुमको कोई पता है, पहले से पता है कि सर ये फोर्स कंजर्वेटिव है, तो सिस्टम को ऐसे डिफाइन करो कि वो फोर्स इंटरनल में आ जाए। तो जैसे कि एमजी इंटरनल में आ गया, लेकिन एमजी क्या कैंसिल किया, नहीं, क्यों नहीं किया, क्योंकि सर एमजी का रिएक्शन काम करता है अर्थ के ऊपर, लेकिन मैं क्या अभी अर्थ के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, अर्थ को मैं मूव भी करवा रहा हूँ, नहीं। सेम तरह से यहाँ पे हम लोग मान के चलेंगे, अगर मैं बाइंड फोर्स को ही लेता, लेट्स से बाइंड फोर्स बॉडी पे काम कर, इट्स पुशिंग द बॉडी, हम मान के चल के वाटर ओवरऑल मूव नहीं कर रहा, वाटर अपनी जगह पे, मैंने बड़ा सा समुद्र के अंदर एक सिलेंडर डुबा रहा है, तो समुद्र का लेवल थोड़ी चेंज करेगा, समझ रहा हो ना, उस तरह का आइडिया, तो उसका कुछ अवेलेबल नहीं हो रहा, और ये स्लोली मूव कर रहा है, मैंने कोई डायनेमिक्स नहीं ला रहा, ठीक है ना, तो उसका नहीं लेता, वो रिएक्शन नहीं लेता। लेकिन हाँ, जैसे तुमने बोला
ऐसे एग्जांपल्स होते थे, किसमें होते थे बताओ तो, मैं पूरा बोल दे रहा हूँ मेरे दिमाग में जो जो आ रहा है, ताकि आपको भी एक ये मिल जाए। স্ট্যাটিক ফ্রিকশনে প্রবলেম নিয়েছিলাম, দেখবি कि দুটো বডি একটার উপর একটা এমনি বসে আছে, ठीक है, मूव कर रहा है। उसमें ऐसा होता था, एक पे स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क करेगा, दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव वर्क, ठीक है, नेटवर्क उन पे स्टैटिक फ्रिक्शन का जीरो आता था, ठीक है। तो वहां पे देखते थे कि हाँ अगर पूरे सिस्टम पे नेट काम करता है तो जीरो आता था। पॉसिबिलिटीज है बहुत सारे केसेस। चलिए बढ़िया, तो हमको वर्क निकालना है इंटीग्रेट करके एंड एवरीथिंग। क्या पूछ लेते हैं अंकल, यहाँ पे वर्क में बाइंड फोर्स तो निकालना है, क्या लिखेंगे? कैन आई डायरेक्टली यूज एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इज कॉस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? क्या नाम है? फिजिक्स, हाउ, व्हाई, व्हेन, वेयर, नहीं व्हेन वेयर तो नहीं। मैं वर्क निकालने के लिए एफ एस कॉस थीटा या एफ एस लिख सकता हूँ कि नहीं इस प्रॉब्लम में? सुदीप्ता, वर्क बाय एनी फोर्स, फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला दैट यू हैव लर्न इन क्लास 11 हाई स्कूल में आने के बाद? क्या बोलो बोलो बोलो, चेहरा उठा कर मार मारे। क्लास 10 में जो पढ़े उसको तो पढ़ाई करना भूल गए। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएल, ओ कल के बैच में ही हुआ। कल के बैच में कुछ लोग प्रॉब्लम कर पा रहे थे, 2-3 लोगों ने प्रॉब्लम किया खुद से, लेकिन बात है उन लोगों ने वहां पे जाकर गलती कर दिया। फिर मैं डे 1 से एम्फसाइज किया हूँ, मैं जो भी चीजें बोलता हूँ मैं मजाक में नहीं बोलता हूँ, ठीक है? सर बीसी बीसी बोलते हैं तो बीसी एम्फसाइज के कोड है, ठीक है? मैं एक छोटा सा बात बोलता हूँ, कुछ रीजन से बोलता हूँ। ओवर द इयर्स मैंने देखा है, बार बार मैंने डे 1 से बोला है कि बचपन का डेफिनेशन पूरा भूल जाओ, ठीक है? नो बचपन का प्यार, पूरा भूल जाओ उसको। वर्क इज एफ एस कॉस थीटा, नहीं वो नहीं याद रखना है आपको, हमेशा क्या याद रखना है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएल, ये ट्रू डेफिनेशन है। अगर फोर्स कांस्टेंट हुआ, इन दैट केस इट गोज आउट ऑफ इंटीग्रेशन, तब इंटीग्रेशन ऑफ डीएल से रह जाता है, उसमें क्या जाता है? एफ डॉट एल व्हिच इज एफ एस एफ एल या एफ एस कॉस थीटा, ठीक है? तब जाके, ठीक है? तो बार बार, लेकिन ये फंडामेंटल है। मैंने बोला था कि मैंने देखो आपको इतना प्रैक्टिस करना है, इससे से खुद को पढ़ाना है कि आपके दिमाग में सबसे पहले वही आए। अब जैसे कल के बच्चों को कुछ लोगों ने अच्छे से पढ़ाई किया था तो उन लोगों ने प्रॉब्लम खुद से करने का ट्राई किया और कर भी पाया हद तक, लेकिन वो वर्क वाला एक्सप्रेशन गलती लिख दिया। क्यों? वही फटाक से वो चीज दिमाग से निकल चुका है, क्योंकि अभी भी क्लास 10 वाला आदत है, एफ एस कॉस थीटा बोलते ही दिमाग में पहले ही वही एक्सप्रेशन आता है, ठीक है? तो वैसा नहीं होना चाहिए। हाई स्कूल में आ चुका है, नई चीजें नई तरह से आपको सोचना है, ठीक है? एसपीडीएफ, नो ऑर्बिट्स, ठीक है? ऑर्बिटल करना है दिन भर, उसी तरह से कभी भी एफ एस कॉस थीटा नहीं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएल। तो वर्क एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, ये जनरल एक्सप्रेशन था स्टार्टिंग का। अच्छा, स्टार्टिंग में जो फोर्स हमने निकाला था एकदम जब वो जस्ट रिलीज हुआ, वो फोर्स लिख के मैं एफ इंटू एल कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो फोर्स तो चेंज हो रहा है ना। यू हैव टू राइट द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स। तो जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स एफ बी प्राइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट কোন দিকে? উপরের দিকে, ফোর্সটা উপরের দিকে, তো ডিএলটাকে আমি ডিওয়াই লিখতে পারি। তো ওয়াইটা তো আমি উপরের দিকেই মেজার করছিলাম, একটু উপরে ডিসপ্লেসমেন্ট হলে ডিওয়াইটা উপরের দিকে হবে একটু, ठीक है? एंड cos 0 এখানে मैं डॉट प्रोडक्ट cos 0 1, तो एफ बी प्राइम डी वाई मैंने एफ डॉट डी एल इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इक्वल्स टू डेल के प्लस डेल। इंटीग्रेशन करना है क्योंकि एफ बी प्राइम इज डिपेंडेंट ऑन इट्स वेरिएबल फोर्स, ठीक है? तो एफ एस cos थीटा बाय एफ इनटू एच করে দিলে যে आंसर চলে আসবে এটা भूल, ठीक है? इंटीग्रेशन ही करना। क्लियर रहेगा? दिमाग में रीजन क्लियर रखिए बस। अब कॉपी करो। अब मैं याद रख, काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा सर? हाफ एम, हमको तो वी मैक्स चाहिए ना, तो वी मैक्स वी एम लिखता हूँ, एम स्क्वायर इनिशियल तो रेस्ट है प्लस डेल यू, डेल यू में चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? हाँ, अपन चेंज। अच्छा, नॉर्मली अपना प्रॉब्लम सॉल्व यदि करता हूँ, नॉर्मली जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कुछ लोग याद होगा, डेल यू के हम लोग को तोड़ तोड़ के पहले यू फाइनल लिखते थे, यू इनिशियल एक रेफरेंस लेते थे, याद है? वो तो करते थे। ऐसा करने की इस प्रॉब्लम में जरूरत नहीं, वरना मैं आई एम एज्यूमिंग कि बाय द टाइम तुम लोग प्रैक्टिस करके स्मार्ट हो चुके हो, मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ, लेट द अननोन बी एक्स, ठीक है? कुछ लोग जो लोग स्मार्ट नहीं हो पढ़ो, ठीक है? क्योंकि हर बार मैं उतना बैठ के किया तो हो गया, तो मैं रेफरेंस नहीं लूंगा, जल्दी जल्दी करना है। मैं बोलूंगा सर यहाँ पे चेंज देखना, चेंज इन डेली विल डिपेंड ऑन द चेंज इन हाइट। अच्छा, बॉडी वाई से ऊपर गया तो चेंज इन हाइट वाई हुआ है,
ইনফ্যাক্ট একটা কথা বলি, রিকল কর, ये তো এক পয়েন্ট মাস नहीं है ना, ये तो एक फैला हुआ बॉडी है। একটা ডিস্ট্রিবিউটেড মাসের জন্য আমরা পোটেনশিয়াল কার্ড নিতাম, সেंटर ऑफ मास निता মনে আছে, ये बोला गया था। एक रोप देते हैं, एक बॉडी देता है, बड़ा सा बॉडी, इन सबके लिए पोटेंशियल लिखना हो तो सेंटर ऑफ मास का लिखा जाता है, ठीक है। ओके, mg हाइट जो लेता है सेंटर मास का लेता है। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कि सर पहले सेंटर मास यहाँ पे था, अब सेंटर मास यहाँ पे, सेंटर मास पे कितना मूव किया, वही मूव किया होगा। एक रिजिड बॉडी का टॉप सरफेस जितना मूव करेगा, नीचे का पोर्शन, बीच का पोर्शन सब लोग सेम मूव करेंगे, ठीक। तो बेसिकली बात ये है, इतना कुछ है रिकॉल करने के लिए, सोचो इतना कुछ बैकग्राउंड हो रहा है, ठीक है। सो डेली में डायरेक्टली लिख सकता हूँ सर मास जो भी है टोटल मास जी इंटू चेंज इन हाइट, चेंज इन हाइट कितना होगा, वही होगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिख लिया, कोई रेफरेंस नहीं है, फाइनल इंजन को दरकार नहीं हो तो তাড়াতাড়ি করব। আচ্ছা এখানে ইন্টিগ্রেশন লিমিটস কি হবে, 0 टू वाई नॉट, हमको तो पता है ना, यहाँ पे ना मैक्सिमम हो रहा है, हमको जब मैक्सिमम स्पीड चाहिए मतलब हमको स्टार्टिंग से उस मोमेंट तक ही देखना, बाहर कब निकलेगा ये सब वो सब कुछ नहीं, या कैपिटल एस तक नहीं, ऐसा नहीं सर 0 टू कैपिटल एस नहीं, वो क्या, हाँ এক্স্যাক্টলি, তাহলে এটাও তাহলে কি হবে, যখন আমি চেঞ্জ নিচ্ছি এটা হবে mg y নট, আমি ওই অবধি দেখছি, ওই মোমেন্টই তো ম্যাক্সিমাম স্পিড হচ্ছে, ঠিক। এখন তোরা বুঝতেই পারছিস, এটা সলভ করার পরে যদি আমি y নট এর ভ্যালু আবার পুট করি, ओहो, तो আমরা y नॉट এর वैल्यू पुट করব, ठीक, वो तुम लोग घर पे होमवर्क बैठ बैठ के अलजेब्रा करना, मैं इंटीग्रेशन करके y नॉट के टर्म्स में ही पहले छोड़ देता हूँ आंसर, मतलब यहाँ से बेसिकली एवरीथिंग एल्स इज नोन टू यू, यहाँ से vm निकाल पाओगे, ठीक है। ये दो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं, न्यूटन्स लॉ एंड वर्क एनर्जी। करो, कॉपी कर लो, किसी को डाउट है अभी के अभी पूछो। तो इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्लियर रखो, ठीक है। इंटीग्रेट देखो लास्ट में एक्सप्रेशन आ रहा है, vm तक निकालना, ठीक है, ट्राई टू फाइंड इट आउट, প্রসেস ये है, हाँ, अब सॉल्व नहीं करो স্যার এত রিভিশন করতে হবে, করতে तो पहले ही बोला था विल टेक अप कीप ऑन टेकिंग प्रॉब्लम्स ताकि रिवाइज रिवीजन चलते रहे। अच्छा नाउ अल्टीमेटली फ्लूइड डायनामिक्स, यहाँ पे मस्त स्टोरी है, स्टोरी नहीं, ठीक है, अच्छा चीज है सर। एक क्लास में बोले थे कि सर फ्लूइड डायनामिक्स कॉलेज लेवल पे जाओगे ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स, रोटेशनल डायनामिक्स से डिफिकल्ट ये होता है, तो यहाँ जो फ्लूइड के लिए एग्जैक्ट क्वेश्चन आज तक लोग सॉल्व नहीं कर पाए, लोग इक्वेशन निकाल पाए बट सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, ठीक है, ओके। लोग कंप्यूटर यूज करते हैं टू सॉल्व फ्लूइड डायनामिक्स इक्वेशंस, कंप्यूटर ही सॉल्व कर पाता है जल्दी जल्दी, इंसान लोग नहीं कर पाते, ठीक है। आप लोग ये सब पढ़े हो ना, ये सुने होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन सुने होंगे, तो बाद में आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है, वो सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है। तो फ्लूइड डायनामिक्स एक्चुअली डिफिकल्ट होता है मैथमेटिकली, लेकिन खुशी के बाद हाई स्कूल में यू आर टॉट ओनली अ स्पेसिफिक केस ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स का बहुत स्पेसिफिक केस, जिसके कारण पूरा क्लास 12 में सबसे इजी टॉपिक यही बन जाता है, ठीक है। इट्स अ बिट लाइक आंखों क्लास 11 में उठे तुम लोग ना मोशन का टाइप क्या क्या पढ़ा, सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, एसएचएम भी पढ़ोगे, स्पाइरल मोशन, मोशन में तुमने हर कुछ पढ़ लिया, बाप रे बाप, ऑर्बिट्स पढ़ लिया कि सर्कुलर होता है, इलिप्टिकल होता है, कितना कुछ पढ़ा मोशन का टाइप लेके, और वही बचपन में क्लास 7-8 में क्या पढ़ते थे, सिर्फ सेट में स्पेशल केस, तो उस तरह का फील लेके आओ कि ये टॉपिक एक्चुअली सही में बातें बहुत कॉन्फ्लिक्टेड है, लेकिन अभी तुम एक स्पेशल केस पढ़ने वाले, ठीक है। तो एक्चुअली बहुत सुंदर टॉपिक है फ्लूइड डायनामिक्स। वो स्पेशल केस क्या, स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो, अगेन कुछ लोग स्कूल में हो रहा होगा कहीं भी तो सुने होंगे ये वर्ड, स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो पहला चीज ये बता देने जा रहा हूं कि वी आर गोइंग टू बी कंसर्निंग आवरसेल्फ विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन, एक टाइप का नाम है, सर्कुलर मोशन प्रोजेक्टाइल एक टाइप का नाम होता है, तो स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो एक पर्टिकुलर फ्लो का नाम, ठीक है। अब वो फ्लो कैसा है वो जानना, तो पहले वो समझना है हम लोग को, फिर इसके ऊपर हम लोग को कुछ कुछ फिजिक्स एंड मैथ्स अप्लाई करना, ठीक है। जैसे प्रोजेक्टाइल में तुमको पता है पाथ पैराबोला होता है, कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, तो स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो में क्या कंडीशन है, वंडर व्हाट कंडीशन आई विल कॉल अ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लो एज स्टेडी स्ट्रीमलाइन, ये सब कब बोलेंगे, तो अभी हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है। हेडिंग ये लिख लो, इसके बाद ना कैसे समझाएं, कल को मैं बहुत डायग्राम कर रहा था तो टाइम लग रहा था, तो कोई बात नहीं, टाइम है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे हम लोग आज को ज़्यादा, चलो करते हैं।
हम समझाने का प्रयत्न करते हैं। अ, रुक जाओ, ठीक है, हमको ड्रॉ कर लेते हैं फुल आर्टिस्टिक। क्या हाथ से कम क्या ड्रॉ करते पाরবি না? ड्रॉ करते খুব ডিফিকাল্টি নাকি? ইজি তো, एक्स वाई जेड एक्सिस আর কি। बचपन में सब लोग ड्राइंग क्लास तो होता ही है, बचपन में सब लोग ड्राइंग तो करवाते ही सबसे कस्टमरी। और एक चीज होता है, हम लोग के टाइम में नहीं था लेकिन एक ड्राइंग और एक नाच गान की छोटा सिखा बच्चों था कभी ही একটা ये ट्राई मारो तो सोनू निगम बनने का ट्राई करो सर, ठीक। और बड़े हुए तो फिर पापा मम्मी बोले अब पढ़ाई करो, अब तुम्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनना है। एनीवे, अब सुनो, कुछ कॉपी नहीं करने का, सिंपल कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में नया पार्ट 2-3 ही है। मैं अभी के टॉपिक में 2-3 नया टर्म्स जानना है, ये स्टेटिस्टिक्स क्या होता है ये जानना है। इसके बाद आपको क्या अप्लाई करना है, बेसिक कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, यही सब पुरानी बात है, ठीक है, तो डिफिकल्ट नहीं। पहले समझो, कुछ कॉपी नहीं करना, बस समझिएगा। सपोज फ्लूइड कहीं पे फ्लो कर रहा है, ऑब्वियसली फ्लूइड कहीं पे फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी के रीजन ऑफ स्पेस में, ठीक है। तो गांव में गए हो, गांव में होता है ना पंप चला देते एकदम, भाई पूरा खेत भिगा देते हैं, उसी पंप में जाके लोग नहाते भी, ठीक है, मजा आता है, हम नहाए थे, अलग गरम गरम पानी निकलता है, ठीक है। तो भाई एक जगह से किसी रीजन से बहुत पानी फ्लो कर रहा है, हाइड रेन, ठीक है, पानी फ्लो कर रहा है, तुम वहां पे बैठ के फिजिक्स अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तुमने कोऑर्डिनेट सिस्टम तैयार कर लिया, ठीक है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम इमेजिन कर लिया तुम भाई, और मस्त वाले साइंटिस्ट, तुम बोले हम हर एक पार्टिकल को स्टडी करेंगे, ठीक है, फ्लूइड जलो पानी जलो हर एक पार्टिकल को स्टडी करने वाले, सुपर पावर है। तुम सोचो, अब सीरियस हो, तुम सोचो तुम किसी एक टाइम t1 पे फोटो उठाए, स्नैपशॉट है पार्टिकल्स का, यू आर एबल टू लुक एट ईच एंड एवरी पार्टिकल्स। तो सबको ने आप कुछ पार्टिकल्स ड्रॉ किए, तो लेट्स से कोई एक पार्टिकल यहाँ पे था, उस टाइम में कोई और एक पार्टिकल यहाँ पे था, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, बहुत सारे पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स दिखा रहा है, ठीक है, हर कोऑर्डिनेट पे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे भाई इन दैट स्पेस, ठीक है। तो लेट्स से इस पार्टिकल को मैंने नाम दिया ए, इस पार्टिकल को बी, इसको सी, डी बोल सकते हैं, मैं 3 के लिए दिखा रहा हूं, ठीक है। एट दैट इंस्टेंट इस पार्टिकल का लेट्स से वेलोसिटी v1 था, यहां पे जो पार्टिकल इसका वेलोसिटी इट्स अ डिफरेंट पार्टिकल, डिफरेंट लिक्विड मॉलिक्यूल, वेलोसिटी v2, इसका लेट्स से v3, लेट्स से उस टाइम पे सबका वेलोसिटी है, ठीक है, v1 v2 v3। मोर ओवर नॉट जस्ट दिस, सबका अपना अपना कोऑर्डिनेट है, ए किसी एक लोकेशन पे, ए का लोकेशन का मैं कोऑर्डिनेट देता हूं x1, y1, z1। मैं बार बोलूंगा, कुछ कॉपी नहीं करना, बस समझो, अभी फील करो, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट वो दे दूं पहले। बी के कोऑर्डिनेट x2, y2, z2, हर जगह तुम एक कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, सुनो अच्छे से, पार्टिकल्स मूव कर, तो पार्टिकल्स का कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, ऑब्वियस बात है, कर ही सकता है, ठीक है। नाउ स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो किसको बोलते हैं, सुनो अच्छे से, मतलब व्हाट इज द क्राइटेरिया, व्हाट इज द क्राइटेरिया अंडर व्हिच वी कॉल अ फ्लो स्टेडी स्ट्रीमलाइन, ठीक है। बोलते हैं सपोज कुछ देर बाद तुम फोटो उठाए, ठीक है, आफ्टर सम टाइम यू टेक अनदर फोटो, t2 टाइम, तुम क्या देखे कि सर ये जो कोऑर्डिनेट था ना, कौन सा कोऑर्डिनेट, x2 x2 y2 z2, इस कोऑर्डिनेट पे, यहां पे कोऑर्डिनेट तो होगा राइट नाउ एट सम लेटर टाइम, उस कोऑर्डिनेट पे कौन सा पार्टिकल आ चुका है, लेट्स से ए आ चुका है, ट्रैवल करते, ए यहां पे था, ट्रैवल करके ये यहां पे है। व्हाट इज सीन इज दिस, पार्टिकल ए का पहले वेलोसिटी v1 वेक्टर था, डिफरेंट मैग्नीट्यूड, एक मैग्नीट्यूडिक डायरेक्शन था कुछ, पार्टिकल ए जब इस कोऑर्डिनेट पे अराइव करेगा, इट्स वेलोसिटी मस्ट बिकम v2। पहले बी जो वेलोसिटी पोजेस कर रहा था, नाउ दैट वेलोसिटी विल बी पोजेस्ड बाय ए, ठीक है। सेम तरह से अगर बाय दिस टाइम सी के लोकेशन पे अगर बी आ चुका है, सी जिस कोऑर्डिनेट पे था उस कोऑर्डिनेट पे अगर बी पार्टिकल आ चुका है, उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v3। इन अदर वर्ड्स एक पर्टिकुलर पार्टिकल अपना वेलोसिटी रख पाता है, नहीं। अगर ये डायग्राम देखिए, अगर मैं पूछूं आप तुमको कि
पार्टिकल्स का वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है? नहीं, पार्टिकल्स का वेलोसिटी चेंज कर रहा है। यस, अगर तुम खुद को अच्छे सुनिएगा, अगर तुम खुद को ए के साथ चिपका के रखते हो, यू आर फॉलोइंग ए, आप ए को फॉलो कर रहे हो इन इट्स लाइफ टाइम, आप देखोगे ए का पहले वेलोसिटी v1 है, फिर थोड़ी देर बाद इधर आके उसका वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गया v2, फिर बाद में अगर ए यहाँ पे है उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v3। तो वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग, राइट? सो पार्टिकल्स डू एक्सेलरेट, ठीक है? क्या चेंज नहीं कर रहा है? इंपॉर्टेंट, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे जो वेलोसिटी है ना वो फिक्स्ड, उस कोऑर्डिनेट पे जो भी आएगा फ्यूचर में उसका हर बार वेलोसिटी क्या होगा v2, इस कोऑर्डिनेट पे जो भी आएगा उसका वेलोसिटी हमेशा क्या होगा v3, ठीक है? इतना कुछ क्यों डिटेल्स में बोल रहा है? स्टेडी वर्ड का मतलब क्या होता है? फिजिक्स में सुन ही रहे हो, स्टडी से केमिस्ट्री में भी सुनते हो, क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, स्टेडी प्रोसेस सुनते हो। स्टेडी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट विद टाइम। तो यहाँ पे टाइम के साथ क्या कांस्टेंट है? अगर तुमको मैं एमसीक्यू में वो 4 ऑप्शंस वाले मैं दूं कि सर स्टेडी मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट विद टाइम, ये क्या सही है? नहीं। वेलोसिटी किसका वेलोसिटी? पार्टिकल का वेलोसिटी क्या कांस्टेंट है? नहीं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज नॉट कांस्टेंट। द वेलोसिटी एट अ कोऑर्डिनेट एट अ पॉइंट इज कांस्टेंट विद टाइम। किसी भी टाइम पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल अराइव करे, जो भी वहां पे आएगा उसका वेलोसिटी हर बार एक ही वैल्यू हो, ठीक है? तो ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ की सॉफ्टवेयर है ना, है ना? ये एक स्पेशल केस है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हाई स्कूल में वी रिजर्व दिस स्पेशल केस, हम लोग इसी स्पेशल केस को पढ़ते हैं और इसी को बोला जाता है स्टेडी स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन भी आने वाला धीरे धीरे, क्लियर हुआ? ठीक है? तो डू द पार्टिकल्स एक्सेलरेट? यस, ठीक है, पार्टिकल्स एक्सेलरेट करता है। तो कोई फोर्स है पार्टिकल्स पे? यस, फोर्स है पार्टिकल्स पे, लिक्विड में फोर्स होना चाहिए, ठीक है? लेकिन स्टेडी क्या है? यहाँ पे स्टेडी है कोऑर्डिनेट पे वेलोसिटी वेक्टर। अच्छा, ये जो सिनेरियो बोला ना, इसको एक चीज से कोरिलेट करता हूँ, तो ये जो बिहेवियर बोला, दिस बिहेवियर इज सिमिलर टू, कुछ लोगों को याद होगा, कुछ लोग को आई होप, हाँ नहीं नहीं, अच्छा हाँ वो बोल सकते हो, वहां पे भी एक पॉइंट के साथ होता है एक पर्टिकुलर वैल्यू। मैं प्योर रोलिंग का बोलना यार, ठीक है? हाँ सही बोल, प्योर रोलिंग का एक आइडिया था, याद करना, प्योर रोलिंग ऑन ग्राउंड, ठीक है? हाँ, कांटेक्ट पॉइंट में वेलोसिटी हमेशा क्या होता है? जीरो। लेकिन वहां पे जो पार्टिकल है वो क्या हमेशा वहीं पे रहता है? नहीं, अभी यहाँ पे पार्टिकल ए है, थोड़ी देर पार्टिकल ए यहाँ पे साइड में चला आएगा, जब घूमते घूमते सामने आएगा पार्टिकल, लेकिन जब साइड में आएगा तो वेलोसिटी ऐसे हो जाता है, याद है हम लोग किए थे कैलकुलेट? फिर पार्टिकल ऊपर चला गया तो इधर हो जाएगा। सो पार्टिकल को अगर मैं फॉलो करूं, पार्टिकल वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग, क्या चेंज नहीं करता है? कांटेक्ट पॉइंट का वेलोसिटी, वो कोऑर्डिनेट, उस कोऑर्डिनेट पे कोई भी पार्टिकल है उसको वेलोसिटी हर बार क्या हो जाता है? जीरो। प्योर रोलिंग में ऐसा कॉन्सेप्ट था, जिन लोगों को याद हो, ठीक है? तो लेकिन पार्टिकल्स क्या फिक्स्ड होता है? नहीं, पार्टिकल्स तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो भी आएगा जीरो वेलोसिटी से ज्यादा है, ठीक है? ओके, क्लियर? हॉन्टेड मूवीज होते हैं ना, जो भी इस घर में आएगा उसका कत्ल हो जाएगा, ठीक? घर अपनी जगह पे है, लेकिन जो आएगा मरेगा। ये हाल हो रहा है, क्लियर है? इस मोशन को हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्ट्रीम, ठीक है? क्लियर, खत्म। कॉपी करो इतना, ये थोड़ा आराम से कॉपी करो, मैं लिखने के लिए जो भी है लिख देता हूँ, ठीक है? उधर लिख, वो नीचे नीचे लिखे, velocity of particles change with time, but velocity is unchanged at a given coordinate, yes. तो स्टेडी स्ट्रीम का आइडिया ये हो, velocity of particles may change with time but velocity is unchanged at a given coordinate, ठीक है? हल्का फुल्का डायग्राम से समझ में आ गया ना तुम लोग को, आई होप, ठीक है? इसको बोलते हैं स्टेडी स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का भी काम है,
ये खत्म। आप देखो चलो हम आते हैं सर स्ट्रीमलाइन वाला पार्ट क्या है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन वाले पार्ट में जाने के पहले पहले ये चीज लोग बोलते हैं कि सर सुनिएगा आगे कॉन्सेप्ट, लोग बोलते हैं सर अगर स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो है जो कि हम लोग का 12 का टॉपिक का डिस्कशन, ठीक है, अगर स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो हो ही रहा है तो पार्टिकल्स को देखने की जरूरत ही नहीं। क्यों? सिंपल बात है कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी फिक्स्ड है ना, ठीक है। अगर हर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट पे वेलोसिटी फिक्स्ड है विद टाइम तो क्या जरूरत है कि तुम पार्टिकल्स को फॉलो करो। तुम सपोज एक टाइम पे फोटो उठा ली एंड तुम एक टाइम पे तुमने हर जगह वेलोसिटी वेक्टर्स को देख लिया अच्छे से, नाउ दैट डायग्राम इज नेवर गोइंग टू चेंज इन टाइम। वो तो लाइफ टाइम में वही डायग्राम रहेगा ना, वो वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज ही नहीं कर रहा, वही तो डेफिनेशन है इस मोशन का। तो अगर ऐसा मोशन हो ही रहा है तो टी टू टाइम पे फिर पार्टिकल को देखने की जरूरत है एक्चुअली नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा सेम। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कि हम लोग किसी भी एक टाइम पे क्या कर सकते हैं, ये रादर लिख लो, हम डिक्टेट कर देते हैं, ये आप लिख लो कि एट एनी टाइम the distribution of velocity vectors at any time, the distribution of velocity vectors in the given region, the distribution of velocity vectors in the given region will remain same. The distribution of velocity vectors in a given region will remain same. That is we can attach constant velocity vectors. We can attach constant velocity vectors at each coordinate in space. We can attach constant velocity vectors at each coordinate in space. ब्रैकेट में लिख लो वेलोसिटी फील्ड, ठीक है, फील्ड लिख दिया। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज बोलना है, स्ट्रीमलाइन में आएंगे डोंट वरी, लेकिन इससे पहले बोलना पड़ेगा। बचपन से आप लोग सुने होंगे मैग्नेटिक फील्ड, ये तो सुने होगा क्लास 10 में। अगर
एग्जाम देके पास किए तो हुआ ही नहीं तुम लोगों के साथ, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, वेलोसिटी फील्ड बोलो, फील्ड का मतलब मार्ट नहीं होता है, फील्ड का मतलब फिजिक्स में रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस भी नहीं होता है। तो बच्चों ने होता है ना मैग्नेटिक फील्ड की सर जो तो इन्फ्लुएंस था, वो नहीं होता है। फील्ड का टेक्निकल माने फिजिक्स एंड मैथ्स में जो टेक्निकल मीनिंग होता है फील्ड का वो ये होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देके समझाता हूँ इससे हट के, फिर वेलोसिटी फील्ड में आता हूँ। देयर इज समथिंग कॉल्ड टेम्परेचर फील्ड एज वेल, ठीक है। टेम्परेचर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो भी बोले सब हमने कंस्ट्रक्ट किया है, ये दिखता नहीं है वो भाई ऐसा होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस याद है ना बच्चों में बोलते सर इमेजिनरी लाइंस होते हैं, वो दिखता नहीं है, हम लोग बनाते हैं कॉन्सेप्ट। टेम्परेचर फील्ड क्या होता है बताओ, बोलते हैं सपोज एक रूम है, ठीक है। आप रूम में हर जगह लोकली टेम्परेचर मेजर किया, जो ये नहीं हो कि हर जगह लोकली टेम्परेचर सेम होगा। फ्लोर के पास जैसे अभी ठंडे के टाइम पे फ्लोर के पास वाला रीजन हो सकता है ज्यादा ठंडा हो, ऊपर का रीजन जो छत है वो थोड़ा गर्म हो क्योंकि सनरेज आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि सर अगर मैं एक पूरा रूम में एक एक्सक्लूसिव क्वार्टर सेटअप करूं, ऊपर के रीजन में टेम्परेचर पे हर एक पॉइंट पे टेम्परेचर के वैल्यूज थोड़ा ज्यादा होंगे, नीचे में टेम्परेचर के वैल्यूज कम होंगे। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जो बेसिकली बोलते होते हैं न्यूज चैनल में वेदर फोरकास्टिंग में दिखाता है पूरा इंडिया का मैप दिखा के, এখানে 23 डिग्री सी এখানে ওইটা যেটা দেখা है, इट्स एक्चुअली टेम्परेचर फील्ड। वो जो डिस्ट्रीब्यूशन आप क्रिएट कर रहे हो ना, इट्स नथिंग रियल, वो बस आप डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहे हो, वो एक रिप्रेजेंटेशन है, उसी को बोलते हैं फील्ड मैथ्स में फिजिक्स में। फील्ड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी क्वांटिटी, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इन अ सर्टेन रीजन इज अ टेम्परेचर फील्ड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने क्या कॉन्सेप्ट दिया कि सिंस हर पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज कर सकता है लेकिन क्या चेंज नहीं करेगा, कोऑर्डिनेट पे वेलोसिटी। तो तुम एक पर्टिकुलर टाइम पे कुछ वेलोसिटी वेक्टर्स को ड्रॉ करो और वो जो वेलोसिटी वेक्टर्स अब हर एक पॉइंट पे अटैच कर दोगे, दैट इज नेवर गोइंग टू चेंज, और वो फोटो उठा लो दैट इज फिक्स्ड। तो ये जो डायग्राम बन गया वेलोसिटी का एक डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हो गया, इसी को लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी फील्ड। इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर्स एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे मैंने कुछ वेक्टर अटैच किया, ठीक है ना। तो टेम्परेचर फील्ड, वेलोसिटी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो पढ़ते थे बचपन में उसमें एक्चुअली क्या होता है पता है, ये 12 में पढ़ोगे डिटेल्स में, ठीक है। आप मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे सर, अरे बार मैग्नेट, अच्छा सर मैग्नेटिक फील्ड, सर फील्ड है सर वही फील्ड जो आसपास है, तो नहीं। फील्ड क्या होता था, याद है एक्सपेरिमेंट रहता था कि सर मैग्नेटिक एक मैग्नेट लिए, पास में मैग्नेटिक कंपास डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे लिए, याद है, तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन घुरे हुए, फिर वो आयरन फिलिंग्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट होता है, याद है, टैप करते हो रीअरेंज करता है, बचपन में रहता था ये सब, ठीक है। तो ये जब एक्सपेरिमेंट करते हो ना, आपको बेसिकली क्या पता चलता है, फोर्स वेक्टर्स, ठीक है। वहां पे एक्चुअली आप क्या करते हो ना, यू अटैच फोर्स वेक्टर्स एट एवरी पॉइंट, ठीक है। वो फोर्स वेक्टर्स के साथ ही और एक कॉन्सेप्ट आता है फील्ड का, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पे भी क्या एक्चुअली एक वेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन ही है, ठीक है। तो बचपन से जो चीज आप लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हो, नॉर्मली तो हमने लिखे देता है मैग्नेटिक फील्ड है बी, ठीक है, ओके, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट করে, কিন্তু ফিল্ড জিনিসটা কোনটা কি বলছি অ্যাকচুয়ালি, मैथमेटिकली इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ओके। तो ये चीज होता है फील्ड। तो ये मैं ऐसे ही बका ताकि आपको फील्ड एक नया चीज पता चले कि भाई फील्ड बोल के जनरल कॉन्सेप्ट होता है। তাই জন্য एक्चुअली ওয়ার্ক পার এনার্জি যদি কেউ প্রবলেম করে না একটু এদিক ওদিকে বই থেকে জয়েন্ট লেভেলে, তো অনেক জায়গায় বইতে বলে ফোর্স ফিল্ড, तो सर फोर्स फील्ड এটা আবার কি, कुछ नहीं, इट्स बस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स वेक्टर्स, ठीक है। तो वही बात है, तो कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर है। अच्छा, तो ये था वेलोसिटी फील्ड है। अब जो है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, जाओ नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें तो कुछ और है नहीं, ठीक है। तो समझ गए वेलोसिटी फील्ड क्या है, जो लास्ट होता है, थोड़ा आज को टाइम लेते हैं कोई बात नहीं, ठीक है। स्ट्रीम लाइंस रहा था, स्ट्रीम लाइंस, एक तो स्ट्रीम लाइन फ्लो, वो तो पूरा डेफिनेशन जो थी, स्ट्रीम लाइन फ्लो में मतलब वो पूरा लास्ट स्लाइड का पूरा डेफिनेशन कि क्या क्या होता है। स्ट्रीम लाइंस क्या होता है, लोग बोलते हैं कि सर कुछ नहीं, आप जब देख रहे हो सर कि एक पार्टिकल को अभी यहाँ पे, कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पे है, कुछ देर बाद पार्टिकल यहाँ पे है, तो इसका जो पाथ होगा वो पाथ स्ट्रीमलाइंस बोल सकते हो। माने स्ट्रीमलाइंस लूजली स्पीकिंग, अच्छा सुनिएगा, लूजली स्पीकिंग स्ट्रीमलाइंस डिनोट पाथ ऑफ पार्टिकल्स। माने फ्लूइड फ्लो में जो पाथ ऑफ पार्टिकल्स है वो स्ट्रीमलाइंस डिनोट करता है, ठीक है। लेकिन तो स्ट्रीमलाइंस क्या क्या, इमेजिनरी लाइन, इट्स अ लोकस बोल सकते हो, इमेजिनरी लाइन लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पे कॉमेडी का चीज, कॉमेडी नहीं मतलब हमको बहुत मजाक लगता है, मैं अगर किसी से पूछा ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी बोल करो मुन्ने ऐसे किसी, बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, कुछ बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी कुछ याद है,
क्लोज होता है, ओके गुड। और नॉर्थ से साउथ। अच्छा ठीक है, और दे डू नॉट इंटरसेक्ट। और कुछ? हाँ मतलब बाहर में नॉर्थ से साउथ और अंदर में साउथ टू नॉर्थ, ठीक है ओके। देखो हर बार होता है, सब लोग सुनिएगा ऑनलाइन ऑफलाइन में, कहीं भी फील्ड लाइंस, फील्ड लाइन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरे चीज स्ट्रीम लाइन सेम है, ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट ही आने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाज पे फील्ड लाइंस का कुछ बेसिक मतलब आइडियाज हर जगह सेम रहता है। किसी से पूछो हर बार वो बेसिक चीज कोई नहीं बोलता, এই আশেপাশে জিনিসগুলো সবাই বলে বেড়ায়, ঠিক है এমনি হবে इंटरसेक्ट করবে না হ্যান ত্যান, लेकिन दो चीज सबसे फंडामेंटल होता है जो लोग हर बार भूल जाते हैं, ठीक है। फिर से वही बोलोगे, मैं हर बार जैसे बोलता हूँ वर्क के लिए ये इंपॉर्टेंट है वो नहीं, इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं क्लास 10 में जो पढ़े हो भूल जाओ, स्टार्ट है फ्रेश। स्ट्रीम लाइंस फील्ड लाइंस जब भी बोलेंगे दो मेन प्रॉपर्टी होता है, क्या? एक होता है टैंजेंट प्रॉपर्टी, होता है डेंसिटी प्रॉपर्टी, ठीक है ये सबसे मेन होता है। टैंजेंट क्या होता है यहाँ पे समझाता है। ए पार्टिकल का वेलोसिटी लेट्स से अभी v1 था, इस कोऑर्डिनेट पे आया ए ही आया, बाद में जाके इसका वेलोसिटी v2 हुआ, फिर लेटर टाइम पे यहाँ पे आया v3 हुआ। क्या बोलता है, अगर तुम वेलोसिटी वेक्टर्स को डिफरेंट पार्टिकल्स का ही लेट्स से सक्सेसिव पार्टिकल्स का या उसी पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर्स को अगर तुम ज्वाइन करते हो भैया स्मूथ कर्व, दैट स्मूथ कर्व इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन, बोल सकते हैं। आई कैन से दिस, सक्सेसिव वेक्टर्स को ज्वाइन किए बाय स्मूथ कर्व, दैट विल गिव अ स्ट्रीमलाइन। अच्छा इसी का उल्टा कर दो, ये जो किया हमने स्ट्रीमलाइन का ओरिजिन कैसे किया, वेक्टर्स को ज्वाइन किया बाय स्मूथ कर्व, এটা উল্টো কিয়ে যাবে, ট্যানজেন্ট টু স্ট্রিমলাইন gives velocity vector। যদি তোকে এখন আমি একটা তিনটে স্ট্রিমলাইন দিয়ে তুই বলবি कि এখানে যে পার্টিকেল থাকবে ওর वेलोसिटी কোন দিকে হবে, टैंजेंट टू दिस, क्योंकि उसको तो वैसे ही ड्रॉ किया गया ना, उसका ओरिजिन तो वैसे ही हुआ, बस में आ रही है, ठीक है। तो पहला प्रॉपर्टी होता है टैंजेंट प्रॉपर्टी, टैंजेंट टू स्ट्रीमलाइन गिव्स वेलोसिटी वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड কি होता है, टैंजेंट टू फील्ड लाइन गिव्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ये लोग नहीं बोलते, सब কিছু बोल देंगे, नॉर्थ साउथ अर्थ सन सब बोल देंगे, लेकिन ये नहीं बोलता है, लेकिन जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुन लो खत्म कर लो, यही लास्ट और कुछ। पहले तो ये टैंजेंट प्रॉपर्टी हुआ, इसको टैंजेंट बोलते हैं, दूसरा होता है डेंसिटी प्रॉपर्टी, ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक चीज बताता हूँ, बचपन में सब सुनते थे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, क्यों? क्योंकि एक ही जगह का दो टैंजेंट। हाँ अगर इंटरसेक्ट करके एक ही पॉइंट पे दो टैंजेंट मिलेगा মানে দুটো একই জায়গায় দুটো ফিল্ড, ভাই इन दिस केस আমরা বলবো स्ट्रीमलाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, क्यों? स्ट्रीमलाइंस इंटरसेक्ट करके मतलब एक ही पॉइंट पे जब पार्टिकल है उसके पास दो वेलोसिटी, मजाक चल गया, एक ही पॉइंट पे नेट वेलोसिटी दो दिखे, कंपोनेंट दो हो सकता है कंपोनेंट्स, लेकिन नेट वेलोसिटी तो एक ही होगा। उन्होंने तो कंफ्यूज है भाई, इधर जाओ लाइफ में क्या करो, डॉक्टर इंजीनियर, तो क्या नहीं हो सकता, स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट। तो स्ट्रीमलाइंस যে ক্যান নট ইন্টারসেক্ট ওটা কিন্তু মানে আমি কি মানি বলতো, শুনবি বার করে, স্ট্রিমলাইন্স ডু নট इंटरसेक्ट या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, ये कंक्लूजन है। प्राइमरी रीजन क्या है, टैंजेंट गिव्स यू वेलोसिटी, ये प्राइमरी प्रॉपर्टी, ये तो कंक्लूजन है, कोरोलरी है, होता है ना ज्योमेट्री में उस तरह से, क्लियर है। इसको प्रॉपर्टी लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, लेकिन रिमेंबर कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि टैंजेंट गिव्स यू वेलोसिटी, ठीक है, इसलिए टैंजेंट दो टैंजेंट आ गया मतलब दो वेलोसिटी वो पॉसिबल नहीं, ठीक है। लेकिन इससे मोर इंपॉर्टेंट जो लास्ट वाला हम लिख देते हैं, लिख लो इतना तक, फिर मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइंस इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वेक्टर मैग्नीट्यूड। अच्छा ऑलमोस्ट शेष हो गए, थोड़ा सब्र करो, हाँ थोड़ा सा 5-10 मिनट एक्सटेंड करेंगे हम लोग। क्या वो तो जाना है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में सुन लेना, जाओ जाओ जा सकते हो, कोई बात नहीं, पापा लोग का ऑफिस रहता है, ठीक है। अच्छा उतना आराम से नहीं, उतना आराम से नहीं, जल्दी कर, आराम से एरो ड्रॉ कर, ओह लास्ट पढ़े पर देख लेना, हाँ ठीक है। अच्छा बाकी लोग कॉपी करते रहो, सुनो। बचपन में ज्योग्राफी में कॉन्टूर लाइंस पढ़े थे, टोपोग्राफी, सेम लाइंस पे सेम हाइट वही। अच्छा तो अब देखो जिन लोगों को ज्योग्राफी का आइडिया नहीं, बोलोगे सर क्या एग्जांपल दे रहे हैं,
मैं बस ऐसे बोलता हूँ, ये जो प्रॉपर्टी है इसको समझाने के लिए। ये प्रॉपर्टी इसको समझाने के लिए, डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलेस ये क्या बोलना चाह रहा है सुन लो एक बार। ज्योग्राफिया में हम लोग एक चीज बच्चों में पढ़े थे कि सपोज कॉन्टूर लाइंस हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे कॉन्टूर लाइंस आते थे, ठीक है, बोलते थे, मैं ऐसे ये कॉपी नहीं कर रहे सुनने का, कि एक पर्टिकुलर कॉन्टूर लाइन हाइट बताता है कि सी लेवल से क्या हाइट है, ये बेसिकली कॉन्टूर लाइन इज अ लोकस ऑफ सेम हाइट, ठीक है। तो बोलते थे कभी ऐसा का डायग्राम है ना उसके मैप में, टोपो शीट में या मैप में, एटलस में, इसका मतलब क्या होता है, बोलते हैं एटलस फिजिकल मैप, ऐसा रीजनल मैप, ऐसा ये इसका डायग्राम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये रीजन दिस इज मोर स्टीप एंड दिस रीजन इज लेस स्टीप, और जहाँ पे कुछ नहीं है मतलब दिस लाइक अ प्लेटू, ठीक है, मतलब यहाँ पे हाइट फटाफट चेंज कर रहा है, ठीक है, ये हाइट लेट से 20 है और ये हाइट लेट से 80 है, 20 से 80 बहुत कम डिस्टेंस में हुआ है, यहाँ से 20 से 80 बहुत लार्ज डिस्टेंस में हुआ। कॉन्टूर लाइंस का ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता था, जिन लोगों को याद होगा उन लोगों को अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात, हाँ नहीं था, ज्योग्राफी में तो रहता है ये सब, ओ सीबीएसई, तो तुम लोग सही में कहा जो पढ़ाते ना 10th तक, और कुछ अच्छा चीज बताने भी जाओ तो कोरिलेशन नहीं पड़ रहा, तो तुंद्रा सर 10,000 नाम माउंटेन्स के दूसरा दिया बुक में। आरावली से शुरू करके, हाँ रिवर्स कभी, हाँ भाई सही, ठीक है, नहीं मतलब आप किस प्रोफेशन में जाओगे उसको बड़ी डिपेंड करता है ना, लाभ ऐसा नहीं, छोड़ो छोड़ो, मेन चीज आता है सुन लो। तो जो भी मैं बोल रहा था, जो लोग कुछ लोग कोरिलेट कर पाओगे इसलिए मैंने कॉन्टूर लाइंस का एग्जांपल दिया, बाकी लोग ये सुनो। स्ट्रीमलाइंस क्या डिनोट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं समझ में आ गया, लेकिन इसको ड्रॉ करने का ये सेकंड जो पॉइंट है, इट्स द मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया। आप अपने मन मुताबिक स्ट्रीमलाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते, स्ट्रीमलाइंस को आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है। देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं फिर एक प्रॉपर एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से किसी एक रीजन में तुमको स्ट्रीमलाइंस ऐसे दिए गए डाइवर्जिंग, ये स्ट्रीमलाइंस है, पार्टिकल्स नहीं ड्रॉ किए। ए तुम सोचो ना, इतने सारे पार्टिकल्स है, इतने सारे वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करना पॉसिबल थोड़ी है, वो बड़ा तो किताब भर जाएगा तुम्हारा, हर पॉइंट में वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करो ले, ठीक है, एक क्लास में एक वेक्टर हम लोग डायग्राम ही कर पाएंगे सर। तो हम लोग बोलते हैं आपको हर पॉइंट में वेलोसिटी वेक्टर नहीं दिखाना, स्ट्रीमलाइंस को ऐसे दिखाओ। अगर तुमको कभी ऐसे स्ट्रीमलाइंस दिखाते तो प्लीज अच्छे से सुनिएगा, देखो बढ़िया से सुनो। আচ্ছা এখানে যদি একটা ভেলোসিটি ভেক্টর ড্র করি আর এখানে ভেলোসিটি ভেক্টর ড্র করি, প্রথম কথা এখানে ট্যানজেন্ট এমনি হবে, এখানে ট্যানজেন্ট এমনি হবে, মানে ডাইরেকশনটা পেয়ে গেলাম। কিন্তু সিন্স यहाँ पे इस रीजन में द फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर, स्ट्रीमलाइंस क्लोज होने का मतलब ये डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी क्या समझाता है, पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे ऐसा सोचो कि सर यहाँ पे अगर ये एरिया तो उस एरिया में ये लोग पास पास में है ना, और यहाँ पे वही एरिया लेते तो भाई कम है डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब समझ में आ रहा है, तो पॉपुलेशन। यहाँ पे तो स्ट्रीमलाइंस क्लोज टुगेदर, यहाँ पे दे आर फार्दर, इसका मतलब क्या, यहाँ पे जो पार्टिकल रहेगा उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, मतलब वेक्टर लंबा होगा, जबकि यहाँ पे एक्चुअली छोटा होगा। तो स्ट्रीमलाइन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं यूजिंग दिस सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीमलाइंस को आप अपने मन मुताबिक ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। स्ट्रीमलाइंस को ड्रॉ, स्ट्रीमलाइंस इमेजिनरी लाइंस है, फील्ड लाइंस की तरह, उसको ड्रॉ करने का ये तरीका है, दिस इज द इंपॉर्टेंट गाइड इन हिस्ट्री, उन्हें ये कन्वेंशन दिया गया है, ठीक है। इसका नहीं कि सर इट कैनो है, इसको हम लोगों ने ऐसे ये रूल बनाया है, इस रूल को ओबे करके स्ट्रीमलाइंस ड्रॉ कर, ठीक है। प्लीज क्लियर आउट कि ये जो डेंसिटी का बात करें इट इज नॉट सेम एज डेंसिटी ऑफ मटेरियल ना, मटेरियल डेंसिटी का बात नहीं हो रहा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये लास्ट है, ठीक है, सुनना अच्छे से, बढ़िया से क्लियर करो, फिर कॉपी करके बाहर घर भाग जाना, ठीक है। ये हमारा रिवर बेड, रिवर बेड, ये हमारा पानी। अच्छा समझ में आ रहा है, मैं डायग्राम जो कर रहा हूँ ये साइड व्यू है, ठीक है। पबजी खेलते हुए अंदर में डूब गए, अंदर से देख रहे, ठीक है, ओके। टॉप व्यू नहीं, टॉप व्यू में दोनों साइड में बैंक्स दिखते हैं आपको, तो वो नहीं हो रहा है, इट्स अ रिवर बेड, ठीक है। कोई कभी वही होता ना, कहीं पे जाते हो तो एकदम रैपिड्स रहते हैं, बहुत पहाड़ से आ रहा है पानी, बहुत जोरदार आ रहा है, शिमला फिमला साइड में, सिक्किम गैंगटॉक, कोई देखा है कभी, हाँ, गए होगे, देखे होगे, फोटो में तो देखी होगे ये, अरे ना गए होगे कभी तो बोल रहे हैं, ठीक। तो जो भी है, तो एक चीज बोलना है,
प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में रिवर में क्या होता है पता है, मैंने फ्लोइंग रिवर, स्टैटिक नहीं है, फ्लोइंग रिवर में क्या होता है पता है, ऊपर में लेयर्स का वेलोसिटी ज्यादा होता है, नीचे में कम होता है, नीचे में इनफैक्ट जीरो होता है। इसलिए कोई चीज अगर नीचे में सिंक कर जाए ना, वो तुमको दूर में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जो चीज फ्लोट कर पा रहा है वो फ्लोट करके यहां से चला जाएगा किसी और जगह पे, ठीक है। वो जो बोलते हैं ना डेड बॉडीज, देखो गंदा एग्जांपल देती है, ठीक है, डेड बॉडीज फ्लोट करके चले जाते हैं, क्यों, बिकॉज दे फ्लोट। कोई चीज अगर सिंक कर गया, हाँ, कोई चीज अगर सिंक कर गया वो तुमको शोर पे नहीं मिलेगा। तो रिवर का, ओशन का, जब भी हम लोग वेलोसिटी देखते हैं वो ऊपर के सरफेस का देखते हैं, नीचे में एक्चुअली वेलोसिटी उतना नहीं होता, ठीक है। तो सुनिएगा अच्छे से, अगर मैं एक रिवर का फिजिकल पिक्चर का बात करता हूँ, फिजिकल पिक्चर बोलने का मतलब तुम आंखों से क्या देखते हो, अगेन लेट्स से आप इटर्नल्स, आप सब कुछ देख पाते हो डिटेल्स, आप पार्टिकल्स को देख पा रहे हो, तो पार्टिकल्स ऐसे दिखेंगे, थोड़ा सब्र रखना, तो नहीं तो बुझ ही दिए। जब पानी जब फ्लो कर रहा है, उसका ऊपर में स्पीड ज्यादा हो, नीचे में कम हो, कुछ भी हो, अरे डेंसिटी चेंज कर जाएगा पानी का, कभी नहीं। पानी का डेंसिटी हर जगह क्या है, सेम, इट्स होमोजेनस, ठीक। इसमें ये क्यों बार बोल रहा हूँ, मैं बार समझा रहा हूँ कि ये डेंसिटी ऑफ स्ट्रीमलाइंस इज नॉट सेम एज डेंसिटी ऑफ द एक्चुअल बॉडी। एक्चुअल बॉडी का डेंसिटी अलग चीज है, वो समझाते हैं कि पार्टिकल्स कितने क्लोज कितने पास है। तो पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली स्पेस्ड आउट, यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट, तो डेंसिटी हर जगह क्या है, सेम। लेकिन क्या होगा, वेलोसिटी की बात की तो ऊपर के पार्टिकल्स का वेलोसिटी ज्यादा है, नीचे का पार्टिकल्स का वेलोसिटी कम, नीचे का बहुत कम। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है, ठीक है। इन सब का भी वैसे ही ड्रॉ कर लें, ठीक। तो ये हुआ फिजिकल पिक्चर, ये हुआ फिजिकल पिक्चर। आप आंखों से क्या देखते हो, ठीक है, सब यूनिफॉर्मली स्पेस्ड है, बस ऊपर में वेलोसिटी ज्यादा, नीचे में वेलोसिटी कम। ऐसा होता है, क्यों होता है समझेंगे हम लोग, ये क्यों होता है हम लोग समझेंगे इन विस्कोसिटी चैप्टर। प्रैक्टिकल लाइफ में तो लिक्विड तो विस्कस होता है ना, आइडियल तो नहीं हो सकता, तो वो सब समझेंगे। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है। अगर मैं तुमको पूछूं इसके लिए स्ट्रीमलाइन डायग्राम करो, इस फिजिकल पिक्चर के लिए ड्रॉ स्ट्रीमलाइन डायग्राम, क्या स्ट्रीमलाइन पिक्चर, स्ट्रीमलाइन पिक्चर, पिक्चर नहीं रे पिक्चर, कैसा होगा पता है, देखो इंटरेस्टिंग। सबका मोशन किधर है, हॉरिजॉन्टल, तो टेंजेंट प्रॉपर्टी, प्रथम टेंजेंट प्रॉपर्टी लागবে, टेंजेंट प्रॉपर्टी থেকে কি বলবি, লাইনস গুলো কেমন হবে, হরিজন্টাল। তা বলে স্যার हॉरिजॉन्टल, 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 हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर दिए, एक एरो ड्रॉ कर दिए, सर लेफ्ट राइट टू लेफ्ट जा रहा है। पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने यूज कर लिया, अब आएगा सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलता है, स्ट्रीमलाइंस को ज्यादा डेंस दिखाओगे जहां पे स्पीड ज्यादा है। अब तुम बताओ, स्पीड तो ऊपर की तरफ ज्यादा है, ऊपर में क्लोज दिखाना है, मतलब the streamline should be closer, मतलब actual diagram should have been like this। समझ पा रहे हो ट्रेंड, ऊपर में डेंसिटी ज्यादा है, पर ये देख के कोई थर्ड पर्सन समझ जाएगा कि ओ ऊपर वेलोसिटी बेसी, नीचे के लिए একটু দূরে দূরে গেলে ডেন্সিটি কমে গেল, वेलोसिटी कमे গেছে, नीचे আরো দূরে দূরে वेलोसिटी আরো কমে গেছে। मतलब तुम ये डायग्राम अगर ड्रॉ कर दिए, some third person will be able to see this diagram and will be able to interpret this picture. I must be able to move back and forth between them. तो स्ट्रीमलाइंस क्या इमेजिनरी लाइंस है, लाइक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बच्चों ने पढ़ते थे ना, ये एक बस एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, इट्स नथिंग। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा, मैं बारह बोल रहा, स्ट्रीमलाइन से ये नहीं कि सर ऊपर बेसी जॉल नीचे कम जॉल, जॉल सब जगह जॉल ही है, ठीक है, ठीक है, ओके, ये बस एक रिप्रेजेंटेशन, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में ये सब रिप्रेजेंटेशन लगेंगे हम लोग को, इसलिए हम लोग को जानना पड़ेगा अभी से, क्लियर है बात, खत्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कॉपी कर लो, कुछ डाउट है कुछ रिपीट करना है पूछो, खत्म।